बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना है न्यू नावल। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं नावल की तरफ। इसने हौले से कनपटियां उंगली की पोरों से दबाई। सर का दर्द था कि बढ़ते ही जा रहा था। बेजारी से इसने अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। जानी अंबर कहाँ रह गई थी? इरम भी नजर नहीं आ रही थी जो हमेशा इस तरह की महफिल की जान हुआ करती थी। आज सबसे ज्यादा बेजार थी ये अस्पताल की गेट टुगेदर, तो इसलिए अजाब भी बन गई थी। मोतियों भी इसी तकरीबात से घबराती थी मगर इरम की जिद के आगे से हथियार डालने पड़े। इस पर स्वीट सी अंबर के इशारे से आने पड़ा। अरे डॉक्टर साशा, आप इतनी अलग अलग सी क्यों खड़ी हैं? डॉक्टर असद को अपनी जाने पड़ते देखकर इसने बुरा सा मुंह बनाया। अब ये मिस्टर चिपक ही जाएंगे। इसने नजरें चुराने की कोशिश क्यों, करीबी आ गया। नाचारे से मुस्कुराना पड़ा। आपकी तो प्लेट है ही नहीं। अरे कुछ लेना। इसने खिलाकर अपनी प्लेट इसके आगे कर दी। शुक्रिया, बस असल में अब मैं घर चलूंगी। रात बहुत गहरी हो गई, सबसे मुलाकात भी होगी। आपने अंबर को तो नहीं देखा? मैं असल में इसे ढूंढ रही थी। इसने दोबारा इधर उधर देखते हुए असद से पूछा। अभी से? अभी तो मौसीकी का भी इंतजाम है। वो मुस्कुराकर बोला। वैसे ही बाजार बाजार से आप अच्छी लग रही है। हमेशा की तरह पटरी से उतरता जाया था साशा ने फौरन चेहरे के तासुरात बोले। देखते डॉक्टर से। जी जी मैं जानता हूँ, आप प्लीज मेरी बेतुकल्फी की हदूद पर लेक्चर न दीजिएगा। और हाँ, ये जो चेहरे पर नो लिफ्ट का बोर्ड फौरन लगा दिया ना, इसको प्लीज हटा दे। वो कुछ इस तरह बोला कि साशा के होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट दौड़ गई। आप भी बस हद ही कर देते हैं। गाल पर पड़ते हल्के से डिंपल पर असद की निगाहें फंस कर रह गई। फिर इसने चुपके से निगाहों का जाविया बदल दिया। वो अब तक हंस रही थी। तो चले फिर, वो बोला। कहाँ? आप सबसे मिल चुकी हैं क्या? जी तकरीबन। क्यों? वो इस्तफामिया निगाहों से इसे देखने लगी। अपने एक पुराने दोस्त से मिलवाता हूँ, बड़ी जबरदस्त शख्सियत है, ना मिली तो हमेशा दुख रहेगा। वो हंस दिया। प्लीज असद, आज नहीं, वैसे भी मैं अस्पताल के स्टाफ के अलावा कम ही किसी से मिलती हूँ। अरे तो फिर तो मिलना ही पड़ेगा, वो यहाँ पोस्ट होकर आया। चले चले, कोई उधर नहीं चलेगा। वो हौले से मुस्कुराते इसे अपने साथ आने का इशारा करते चल पड़ा। प्लीज असद, सच अभी नहीं। अगर कोई नए डॉक्टर है तो ये बिल्कुल मुनासिब वक्त नहीं है इनसे मिलने का। कल ड्यूटी पर मिलूंगी, अभी तो सर दर्द से फटा जा रहा है। अंबर मिल जाए तो घर चली जाओ। बोले जाजिद से बोली। हरगिज नहीं, चले जल्दी कदम उठाए। वो सुनियन सुनी करके चला जा रहा था। वो खरा सिर ते नाजुल हो गया। ये लड़का भी ना बस सुनता ही नहीं किसी की। वो इसकी मैं स्वीट से शख्स का दिल न तोड़ सकी। बड़े मान से बात करता था वो, और फिर इन लोगों के हजूम में सबसे हेलो हाय करने पर मजबूर थी। सो असद से चंद कदम पीछे रह गई। इसने घबरा कर असद को ढूंढना चाहा और निगाह जैसे पलट कर आने भूल गई। दिल पहलू में जोर से धड़का। पल भर को सांस सीने में अटक कर रह गई। निगाह किसी की कुशादा पुष्ट पर जम कर रह गई। साइख। दिल ने एक भूला बसरा नाम दोहराया। फिर वो किसी आनी सी खुद पर हंसती। मैं भी कितनी पागल हूँ, अब भी इतने बरस बाद भी हर शख्स में इसकी परछाई तलाश करती हूँ। इसने धीरे से माथे पर चपत लगाकर अपने आप को सरजनिश की। अब तो संभल जा लड़की, वरना दिल तो दिल, दिमाग भी खराब हो जाएगा। सीने में रुका दिल फिर धड़कना शुरू हुआ था। मामूल की सांस भी बहाल हुई। किधर खो गई आप? असद ने चुटकी बजा के इसे मतवज्जा किया तो वो चौंक गई। असद इसीलिए इसी शख्स से चंद कदम के फासले पर जा रुका और साशा पल भर में जान गई कि वो इस शख्स से मिलवाने जा रहा है। इसके कदम मजीद सुस्त पड़ गए। साशा की छठी इसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। दिल को अजीब सी बेचैनी का एहसास था, जैसे कुछ होने वाला था, जैसे जिंदगी अपने मामूल के महवर से हटने वाली थी। असद प्लीज फिर कभी से, मेरी तबीयत वाकई खराब हो रही है। इसके कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। आए भी। असद इसकी कलाई थाम के आगे बढ़ गया। साइक यार। और असद के मुंह से निकला नाम साशा के लिए सरप्राइज साबित नहीं हुआ। इसके दिल ने तो साइक को पहले पहचान लिया था, बस दिमागी इस नाम को अपनी याददाश्त से महव करने की सही में लगा था। अब मुड़कर इनकी जानिब में तवज्जो आ रहा था। साशा ने धीरे धीरे निगाह उठाकर इसे देखा। लम्हे के हजार में हिस्से में इसे पहचान चुका था। वो जानता कि साशा इस तकरीब में होगी। अगरचे वो जानता था साशा इस तकरीब में होगी, मगर फिर भी लम्हा भर को साख्त रह गया। ये गहरी झील सी आंखें से भूली कब थी। वो बेखुद सा इसे देखता चला गया। ये डॉक्टर साइग, और यार ये डॉक्टर साशा। साइग ने दरमियान में टोक दिया। इसका भारी लहजा एक मानूस सरगोशी बनकर साशा के कानों में उतरा। है यानी कि तुम जानते हो साशा को? असद ने हैरत सिंह को देखा। अब की बार साइग ने कब्र उठाकर इस तरफ हामिया निगाहों से साशा से असद के जवाब तलब किया। वो अब भी एकटक इसे देख रही थी। इसकी निगाहों से गड़बड़ाकर साशा ने नजरें झुका ली। साशा? असद पूछ रहा था। बताओ साशा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? साइग के गंभीर लहजे ने एक बार फिर साशा के दिल की दुनिया में तलातम सा बर्पा कर दिया। क्या चाहता है ये शख्स आखिर? उससे की एक लहर इसके तमाम वजूद को घेरे में लेगी। हम पहले भी सरसरी सा मिल चुके, कुछ साल पहले। इसने साइक से नजरें चुराकर सपाट लहजे में असद को बताया तो साइक तंजिया सा मुस्कुरा दिया। वो रूह तक घायल होगी इस मुस्कुराहट से। कितना घटिया था ये शख्स। हर इल्जाम का मुस्तहिक होने के बावजूद इस पर तंज कराते इसे आग लगी। आपसे मिलकर खुशी हुई, मगर अफसोस कि मैं मजीद आपकी सोहबत का लुत्फ नहीं उठा सकती। इजाजत चाहूंगी। वो तंज करती पलट कर जाने लगी कि इसकी कलाई साइक की मर्दाना गिरफ्त में आ गई। नाजुक कलाई भारी मर्दाना मजबूत गिरफ्त में कहीं खो सी गई। हाथों का मानूस लमस इसकी रूह तक सुलगा गया। साशा ने तड़प कर इसे देखा। ऐसी भी क्या जल्दी? इतने साल बाद मिले, कुछ देर तो रुकिए। अजनबी जुमलों के बीच डूबते उभरते शनासा लहजा साशा को साक कर गया। इसने बाजू में रोड़ कर कलाई छुड़ाने की कोशिश की, मगर मजबूत गिरफ्त में पकड़ा हाथ किसी नन्ही चिड़िया की तरह फड़फड़ा कर रह गया। साइक ने एक जताती निगाह इसके चेहरे पर डालकर दानिश का हाथ छोड़ा।
सॉरी असद, मैं मजीद नहीं रुक सकूंगी। वो साइक को नजरअंदाज करके हैरान से असद से मुखातिब थी, जो भी इन दोनों के दरमियान होने वाले मुकालमत समझने की कोशिश कर रहा था। साशा वो कुछ पूछना चाह रहा था, मगर मजीद वहां रुकने की इसमें हिम्मत नहीं थी। वो कुछ सुने बिना ही भागकर हाल से बाहर आ गई। लंबी सांस लेती इसने दीवार का सहारा लिया, दिल में मची हलचल को नजरअंदाज के वापस जाने का तरीका सोचने लगी। बम्बर के साथ आई थी, काश मैं अपनी कार ले आई होती, इसने दर्द से फटते सर को दबाते हुए सोचा। साइक से मुलाकात ने इसे हिलाकर रख दिया। इसने अपनी तमाम तशौरी कोशिश से अपने वापस दिल के तय खानों में फेंकना चाहा। तो क्या वजह से मुलाकात होगी? हम दोनों एक ही शोबे से ताल्लुक रखते हैं, डॉक्टर से। कभी ना कभी तो मुलाकात होनी थी ना, फिर अब क्यों नहीं? गुजरते 3 सालों की अजियत वो अपने दिलो दिमाग को से महव कर चुकी थी। वो अपने आप को समझाने लगी। इसने अपनी बेवकूफी पर अपने आप को मलामत की। वो अब 3 साल पहले वाली साशा नहीं थी। जालिम हालात ने इसे बहुत कुछ सिखा दिया था। अंदर से आते हाल के शोर ने एक बार फिर इसकी त्वचा खर्चाने की मुश्किल में मबसूल कराई। इसने कार पार्किंग की तरफ देखा, शायद कोई टैक्सी खड़ी नजर दे जाती। रात भी तो कितनी हो चुकी थी, वो कुछ खौफजदा सी हो गई थी। चलो मैं तुमको छोड़ो। कंधे पर किसी का भारी हाथ का लमस और कानों में मध्यम सी सरगोशी इसके लिए बिल्कुल गैरमत वक्त इसकी चीख निकल गई। अक्ल ठिकाने है आपकी? जानी तो निकाल दी मेरी। वो गुस्से से इस पर पलटी। दिल कितनी बुरी तरह धड़क रहा था। गाल गुस्से और खौफ से तिमतिमा उठे थे। साय हौले से मुस्कुरा दिया। बिल्कुल पुरानी वाली साशा लग रही हो। कुछ देर पहले की मुलाकात से तो मायूस हो गया, तो ये महसूस हुआ जैसे इतने साल में साशा की शबीह दिल में लिए फिरता रहा। वो शायद कहीं माहो साल की गर्दिश में खोकर तो नहीं रहेगी, मगर नहीं, तुम तो वैसी हो जैसी मेरे मन में तुम्हारी तस्वीर थी। वो हमेशा की तरह लफ्जों का सहर इसके गिर्द फैला रहा था। मैस्मराइज से सुन रही थी। इसकी निगाहों की तपश इसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। इसने एक झटके से अपने आप को इसके सहर से निकाला। ये खूबसूरत जुमले किसी भोली कम उम्र मासूम सी लड़की के लिए रख छोड़े। जब भी अनजान खूबसूरत जज्बे दिल में रखती हूँ, मैं इस मंजिल से अरसा हुआ गुजर आई हूँ। वो तल्खी से कहती हुई जरा फासले पर खड़ी हो गई थी। ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम एक मंजिल पर ठहरने वालों में से नहीं हो, मगर इन लोगों में से हरगिज नहीं हो जो रोज एक नई मंजिल की तलाश में निकल पड़ते हैं, हर नए दिन के साथ एक नया घर उमदा बनाने चल देते हैं। साशा तिल मिला के रहेगी। कितना धोखेबाज और दोगला था ये शख्स। किस आसानी से सारा इल्जाम इसके सर पर धरकर अपने दामन साफ पर आ गया था। इसने नफरत भरी निगाह साइड पर डाली और सवारी का इंतजार छोड़कर पैदल ही चल पड़ी। कोई ना कोई सवारी मिल ही जाएगी। सीधी तरह मेरे साथ मेरी गाड़ी तक चलो। तमाशा बनने का शौक कब से होगा तुमको? साइड की सख्त आवाज से जहर लग रही थी, मगर वो सही कह रहा था। इस रात की ड्यूटी की चपड़ासी और वार्ड बॉय वगैरह भी इनकी तरफ में त्वचा और थे। सजी सब्जी से शाशा इसकी निगाहों का मरकज बन रही थी। साइड ने दान थी से सीधी तरह मेरी गाड़ी में चलकर बैठो। इसने पास से घूर घूर कर गुजरते लड़कों को खून खान निगाहों से देखा और इसे पूरी तरह छिड़क दिया। वो खौफजदा सी होकर इसके साथ होगी। साहिर ने गहरा सांस सीने से भरा और अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। गाड़ी किस तरफ मोड़ लूं? कहाँ रहती हो अब? वो कार सड़क पर लाकर इससे पूछ रहा था। ख्यालों में गुम वो बुरी तरह चौंक गया। आज बरसों बाद वो अपने आप को महसूस करती। इसने कोसा अपने वजूद को, जब भी इस धोखेबाज के वजूद से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने का मुतमन्नी था। इसकी आवाज पर साशा सोचों से निकला। जहाँ पहले रहती थी। वो बिना किसी तासुब के सपाट लहजे बोली। क्या अब भी आंटी के साथ रहती हूँ? शौहर से नाराजगी हो गई? फिर वो घर दामाद बन चुका था तो वो कुछ फजूल सा इंसान। साई की मजाक उड़ाती हंसी इसने इग्नोर कर दी। मैं अब अम्मी के साथ रहती हूँ। बिलाल मुझे अपनी जिंदगी से निकाल चुका, मुझे तलाक हो चुकी है। सर जज्बात से आरी लहजे में कहा। एक जुमला जमाने का दर्द लिए हुए था। साई एकदम संजीदा हो गया। मुझे वाकई अफसोस हुआ साशा, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। वो धीरे से बोला। अफसोस किस बात का मिस्टर साई? ये कि मैं एक बार फिर एक मर्द के हाथों रुस्वा होगी, या फिर इस बात का कि अब जबकि मैं शादीशुदा नहीं तो आपके वजूद को मुझसे खतरा लाक हो गया, पहले की तरह फिर से आप पर मर मिटूंगी? आप तो मुझ तलाक याफ्ता जानकर और भी मशकूक औरत समझ रहे होंगे। अफसोस मेरी तलाक का सुनकर हुआ या फिर लिफ्ट देने का? जुमले थे जहर में बुझे थी। साइड सड़क से नजर हटाकर हैरत से देखने लगा। कितनी सख्त दिल थी ये लड़की। कहाँ खो गई थी इसकी भोली सी मासूम सी नटखट सी साशा? इसने नजर दोबारा सड़क पर मरकूज कर ली। हाँ, मगर तब भी वो कहाँ मासूम थी। साशा भी तो शायद इसके अपने जहन की तकनीक थी, वरना छोड़कर जाने वाली तो वही थी। साशा का असल रूप तो इसने तभी 3 साल पहले देख लिया था, जब उसे तड़पते छोड़कर बगैर कोई वजह बताए बिलाल के संग गोली थी। कितना तड़पा था वो, मगर साशा ने तो जैसे इसे भुला ही दिया था। शायद का अलग तक कड़वा हो गई। इन यादों से रूह की तमाम कड़वाहट इसके जुमलों में सिमट आई। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हारे शौहर को भी तुम्हारी सैलानी तबीयत का अंदाजा हो गया था? तुम्हारी मंजिल बदलने की आदत का इल्म हो गया था क्या इसे? या तुमको फिर कोई और पसंद आ गया था? वो बुरी तरह तलख हो गया। अल्फाज की बच्चियां साशा की रूह तक को घायल कर दी। एक शख्स अब भी इसको अपने अल्फाज से अपनी हरकत से दुखी करने की सकत रखता था। इसके अल्फाज अब भी साशा के लिए अहम थे। क्यों इतनी पागल थी वो? कब अक्ल आएगी इसे? क्या इतना कुछ सहने के बावजूद भी वो इनको समझ नहीं पाई थी? कितनी अजियत बर्दाश्त करना चाहती थी वो? आंसू का फंदा इसकी हलक में फंस गया। आंखों में आती नमी इसने आंखें मूंद के छुपा ली। जिस बात का तनाव साई के माथे पर उबरती रगों से भी हवेदा था। इसकी तमाम तवज्जो सड़क पर मरकूज थी। इतने तलक जुमले कहकर किसी को नीचा दिखाने से जेब नहीं देता। इसने सोचा। गहरी खामोशी में सिर्फ इंजन की आवाज, कार का माहौल
अजीब सा बना रही थी। इसने एक अचटती सी नजर साशा के झुके सर पर डाली। बेचैनी से लब कुचलती आंखों की नमी छुपाती अपने बिखरे जज्बात पर काबू पाने की सही करती। वो नाजुक सी लड़की अब भी भला इसके दिल पर काबू थी। साशा की भबरा सिर्फ तबीयत के बारे में जानने के बावजूद वो आज भी इसे दिल से नहीं निकाल पाई। यूं इसको अजियत में देखकर इसका दिल मोम हो गया। सॉरी साशा, मुझे सब कहने का कोई हक नहीं। जो कुछ हुआ मुझे इसका अफसोस है। अपने शरीक हयात का इंतखाब करना तुम्हारा हक था। मैंने अगर कुछ कहा तो शायद इस बात की रूह में बैठकर कहा। गाड़ी इसके घर के गेट के सामने रोकते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे भी आपके अपने अमाल आपको किसी पर इल्जाम लगाने की इजाजत नहीं देते। मैंने तो तमाम रस्म रिवाज के साथ शादी की थी। आपने जो मेरे साथ खेल खेला वो क्या था? कभी इसका भी सोचा आपने? नहीं ना मिस्टर साइक, शीशे के घर में रहकर पत्थर नहीं फेंका करते। वो कार का दरवाजा जोर से बंद करके अंदर जा चुकी थी। साइक हैरान सा देख रहा था। वो अब भी वहां ही बैठा था। ओनू बुरा कह रहा, ओनू बुरा कह रही। गल की ये वीडियो सानू कोई दस ही नहीं रहा। ये सब क्या कह रही थी वो इसकी समझ से बाला था। कितनी अजीब थी ये लड़की भी। कितना चाहा था साइक ने इसे टूटकर अपने हर रिश्ते से बढ़कर इसने चंद दिल लगी करके इसे छोड़ दिया। इसे तफरीह का जरिए समझ के इस्तेमाल किया, फिर किसी टूटे हुए पुराने खिलौने की तरह इसे फेंक दिया। और आज वो तमाम तरह इल्जाम इसके सर पर रख रही थी। इसने ना समझी से सैदला और गाड़ी जन से ले उड़ा। और बड़े आनी गेट के इस पार खड़ी साशा ने सर गेट से टेक दिया। वो जितनी देर बाहर खड़ी रहा साशा का दम हलक में अटका रहा। इसके हाथ पर साशा के कान लगे थे। शायद वो अब भी इसकी मुंतजी थी, मगर वो जा चुका था। साशा सिसक उठी। क्यों आए हो तुम मेरी जिंदगी में वापस? साइक क्यों? मैंने बड़ी मुश्किल से इस टूटे वजूद को समेटा था। इसे दोबारा ना बखेरो। जहन के दरीचे से आती कुछ खट्टी मीठी यादें साशा के दिल के पट बंद करके अंदर आने से रोकी। क्या वो नहीं जानती कि इन चंद हसीन यादों के ताकों में भागते कितने तलक दिल और रूह को चीर देने रख देने वाले जख्म छुपे थे। वो दोबारा अपने वजूद की तोड़ फोड़ के किसी को इजाजत नहीं दे सकती थी। साइक को भी नहीं। बहुत अरसा लगा था इसे इस लाश को दोबारा जिंदा हस्ती की सूरत में लाने में। वो थके कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दिया। गाल पर तमाचे की शिद्दत से बिलबिला उठी। किसके ख्वाबों में गुम सोई हुई है मोहतरमा? बिलाल की आवाज पर वो काम कर उठ तकलीफ से आंखों में पानी उतरा। ये तस्वीर किसी और के लिए रख छोड़ जो इनसे मुतासिर होता, जो तुमको छोड़कर चलता बना। मेरे नाश्ते का बंदोबस्त करो, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। वो पलंग को ठोकर मारता कमरे से जा चुका था। सुन सुन सन सन करते गाल को हिलाते हुए इसने पांव चप्पल में डाले। दो मोती आंखों से टूटकर गालों पर फिसल गए। नाश्ता मेज पर रखकर इसने बिलाल को हौले से आवाज दी। खुद किचन से चाय लाने के लिए मुड़ गई। तुम जल्दी उठ जाया करो जानू, कि तुम्हें नींद की वादी में गुम देखकर मुझे जलन होने लगती है। महसूस होता है जैसे तुम अब भी इस कमबख्त के सपने देखती हो। बिलाल ने इसके कमरे में बाहें हाइल करके लाड से कहा था। यार दवा हो जाएगी। वो यूं ही बेजान बुत की माने जिसकी जाने पुश के खड़ी रही। जानती थी अगर इसके बाजू झटकेगी तो मजीद मार पड़ सकती थी। सब पहली बार तो नहीं हुआ था। नाराज हो? चलो गाल मेरी तरफ करो, मैं प्यार कर देता हूँ। अरे बाबा माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बस क्या करूँ, ये हसरत ये गुस्सा मुझे दीवाना बना देता। वो यूं ही बोलता था हमेशा। ये तो रोज का किस्सा था। आप नाश्ता करें, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। वो धीरे से पर खेल के जाने लगी तो इसने सख्ती से साशा की कलाई थाम ली। बैठ के एक लहर इसके बाजू तक उठी। नहीं प्लीज प्लीज। वो खौफनाक हद तक पीली पड़ गई। दीदे फैल से गए और फिर वो छटके से उठ बैठी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ शायद तपाई और पेट के दरमियान फंस के दर्द कर रहा था। नींद पूरी तरह खुल चुकी थी। माथा पसीने से तर इसने दर्द करते हाथ को सहला और पानी पीने की लुटकी। क्या ये ड्रोने ख्वाब कभी इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे? जो जिंदगी विच लानती बंदे आ गए तो फिर ड्रोने ख्वाब ही पीछे चढ़ गए। बड़ी बदतमीज हो तुम। कल रात बगैर बताए चलिए। जानती हो कितनी देर तुमको तलाश करती रही हूँ। वो तो शुक्र है डॉक्टर हसन मिल गए, वरना शायद तमाम रात ही मैं शायद तुम्हें ढूंढती रहती। डॉक्टर अंबर ड्यूटी रूम में दाखिल होते शुरू हो गई। स्टेथोस्कोप इसने मेज पर फेंक दिया था। वो मैं असल में बस बस मुझे कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुननी। या अल्लाह, तुम्हारी वजह से पूरा 1 घंटा डॉक्टर असद को बर्दाश्त करना पड़ा मुझे। सच साशा, मुझे तो लगता है शख्स के पूरे वजूद के अंदर ना गूंद लगी हुई है। कसम से ऐसा चिपकता है कि बस। अंबर ने सड़ी हुई शक्ल बनाई तो साशा को हंसी आ गई। खैर अब इतना भी बुरा नहीं, थोड़ी सी लिफ्ट करवा दिया करो, क्या हर्ज है। अच्छा जी, तो आप ये काम कर लेना, हम मिस्किनों की जान छूट जाएगी। बाय द वे मौजू बदलने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी अपनी रात की गलत हरकत की वजाहत पेश करो, वरना फिर सजा के लिए तैयार हो जाओ। अंबर इसे बख्शने के मूड में हरगिज नहीं थी। सजा ही सुना दो, क्योंकि वजाहत तो कोई खास नहीं, बस रात काफी हो गई थी। मेरे सर में शदीद दर्द था। तुमको बहुत तलाश किया मगर तुम जाने कहा चुप कर बैठी थी। अरे हाँ, इस वक्त अचानक एक इमरजेंसी आ गई थी। बच्चे का सर फट गया था। डॉक्टर रूम जा रही थी मगर मैं भी साथ चलती, टांके लगाने पड़े थे। अंबर को एकदम याद है। बस तो फिर मैं घर चलिए। घर चलिए। रात के 12-1 बजे कौन सी शाही सवारी आपके लिए खड़ी थी? पता परेशानी से अदमुई हो गई थी मैं। इससे अब सजा के तौर पर जल्दी से पिज्जा मंगवाओ, क्योंकि आज शाम की हमारी ड्यूटी है और मैं दोपहर का खाना भी खा कर नहीं है। क्यों नहीं खाया? हालांकि तुम तो आज लेट भी आई हो। सेशन ने शरारत से टोका। इसलिए कि मैडम को ढूंढते ढूंढते ना मैं फजर के वक्त घर पहुंची और कुछ देर कबल ही तो मेरी आंख खुली है। अंबर ने कुछ ज्यादा वक्त बढ़ा दिया था। फजर तक? साशा हंस दी। ज्यादा बातें बनाना, दांत निकालने की जरूरत नहीं। मैंने वार्ड बॉय को बुलवाया, जल्दी से ऑर्डर दो और पैसे दे दो। वो ले आएगा। अंबर फैल के लंबे वाले सोफे पर बैठ चुकी थी। सामने पाँव सामने वाली मेज पर रख दिए। वाकई थकी हुई थी, खाली पेट में चूहे दौड़े थे। अच्छा बाबा मंगवाती, मगर तुम तमीज से तो बैठो।
ये अस्पताल है कोई आपका ड्राइंग रूम नहीं। वो पर से पैसे निकालने लगी। अंबर ने सुनी अनसुनी कर दी। अच्छा साशा ये तो बताओ कि तुम घर पहुंची कैसे? अंबर को एकदम दोबारा ख्याल आ गया। पैसे निकालती साशा के हाथ लम्हे भर को रुक गए। कोई नए डॉक्टर आए, इन्होंने जबरदस्ती लिफ्ट ली थी। ऊपरी पर्स में झांकने लगी। है सच को? यानी कि डॉक्टर साहिब? अबे यार आखिरी हद दफा तुम्हें क्यों, मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या जो जो तुम्हारी जगह मुझे लिफ्ट दे देते। अंबर तासुब से सर लाने लगी। इन चंद दिनों में डॉक्टर साहिब की वजाहत की धूम मच गई थी। मुझे कोई शौक नहीं था किसी से भी लिफ्ट लेने का। अगली मरतबा कभी दोबारा मौका तो तुम्हारा नाम ले दूंगी। हाँ हाँ जरूर। वो बेचारे क्या जानते होंगे कि तुम कितनी आदम बेजार हो। अच्छा ये तो बताओ वो थे कैसे? सुना काफी खूबसूरत बंदा, नेचर का भी बहुत अच्छा है, सुना बहुत फ्रेंडली से है और यहाँ पहले भी काम कर चुके हैं। वो फुल रिपोर्ट रखी हुई थी। पता है क्या तुमको ये सब कब से पता? अभी 2 दिन ही तो हुए इसे ज्वाइन किए हुए। अंबर उठकर बैठ गई। तुमको भी तो पता तो फिर मुझे क्यों नहीं? सैशन ने से छेड़ा। बड़ी घुन्नी और पोज यूं करती थी, कुछ जानती नहीं हो। जल्दी जल्दी अपनी पूरी मालूमात मुझसे शेयर करो। ये पैसे तो दे दो, वार्ड बॉय को खाना आने में देर लग जाएगी। फाड़ में गए पैसे और खाना, जल्दी से बताओ तुम इनसे कैसे वाकिफ हो? अंबर कुछ माह पहले से अस्पताल में पोस्ट होकर आई थी। इतनी मिलनसार तबीयत की मालिक थी कि हर एक से दोस्ती हो चुकी थी। इसकी सोगवार सी धीमा धीमा मुस्कुराती साशा से बहुत अच्छी लगी और इंसानों से डरी हुई साशा ने अरसा बाद इरम के अलावा किसी और से दोस्ती की थी। अच्छा वो जो तुम अभी भूख से मर रही थी वो क्या हुआ? अंबर भूख की बेहद कच्ची थी। है हाँ ये तो है। अच्छा जल्दी से मंगवा लो। फिर तफसील से बताओ तुम डॉक्टर साहिब को कैसे जानती हो? अंबर मैं इस हॉस्पिटल में पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ। जब मैंने हाउस जॉब के लिए ज्वाइन किया तो डॉक्टर साहिब के यहाँ जूनियर रजिस्ट्रार थे। कुछ अर्से इनके साथ गुजरा फिर वो चले गए थे। कितनी आसानी और सादगी से इसने अपने तमाम जज्बात की नफी कर दी। मोहब्बत के इन लम्हात को सफर से जरा देकर इनको भी सिफर कर दिया। वो दुखी सा मुस्कुरा दी। अरे कमाल है, ये तो बड़े मजे की बात है। अच्छा वो बोले जा रही थी। साशा सोचो के गिरदाव से बचने के लिए इसकी बातों में खो गई। साइड ने नजर घुमाकर कमरे का जायजा लिया। आज वो पहले दिन यहाँ आकर बैठा था। ये ऑफिस इसके लिए दोबारा से डेकोरेट हुआ था। आज दोबारा यहाँ आकर कितने लम्हे पुराने लम्हे दिमाग की स्क्रीन पर उभरे थे। इसने आंखें मूंद कर सर कुर्सी से टिका दी। मैं कामिन सर? दरवाजे के पास से लड़की की आवाज पर इसने चौंक कर सर उठा। यस। इजाजत मिलने पर वो अब तक वहां ही खड़ी रही। या तो कमरे के गंभीर माहौल से घबरा रही थी, साय की बारोब शख्सियत से। आखिर वो इसका प्रोफेसर था। अंदर आ जाइए, मैंने आपको इजाजत दे दी है। मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ वो खड़ा हो गया। लड़की घबराकर एक कदम पीछे हट गई। मुड़ मुड़ कर बाहर की जानिब देख रही थी। शायद बाहर इसके साथ ही खड़े थे। अंदर आए डॉक्टर साहिबा। साय की बारोब आवाज पर इसने घबराकर दोबारा अंदर झाँका। फिर किसी ने जोर से इसे धक्का दिया। वो लड़खड़ाती हुई पास पड़ी कुर्सी से टकराकर इस पर गिर गई। साइड को हंसी तो बहुत आई मगर दबा गया। मैं आपको कुर्सी ऑफर करने वाला था। चल अच्छा आप खुद ही बैठ गई। वो अपनी कुर्सी पर दोबारा बैठ गया। जी नहीं, वो मैं तो गिर गई थी सर। लड़की जल्दी से खड़ी होगी। किस काम से, किसी काम से आई है क्या? साइड ने इसकी बदहवासी को नजरअंदाज किया। जी सर आपकी क्लास है हमारे साथ। मुझे मेरा मतलब है हम सबको कोई बता ही नहीं रहा किस मरीज की हिस्ट्री लेनी है। वो आप तो सख्त है ना मरीजों के मामले में। नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। आप हैं तो अच्छे मगर ओहो सर मुझे आपसे डर लग रहा है। वो बोले जा रही थी मगर साइड सोनी घबरा था। इसका जहन तो कितने साल पीछे का सफर कर रहा था। कभी कुछ ऐसी हमन्नक सी हरकत करती थी साशा भी। जब इसकी पहली मुलाकात हुई थी इतनी मासूम इतनी भोली भाली सी लड़की थी वो, जिसको देखकर दिल ने पहली बार किसकी तमन्ना की थी। सामने खड़ी लड़की जैसे साशा की छवि ले रही थी। इसने सर झटक इसके ख्यालात से जहन छुड़ाने की कोशिश की। भूल गया कि साशा जो कुछ पोस्ट करती थी वो हरगिज नहीं थी। वो कितनी चालाक भबरा सिर्फ लड़की थी, इससे बेहतर कौन जान सकता था। प्यार करने के बावजूद नारासाई की कड़वाहट इसके सारे तमाम वजूद में सरायत कर गई। आप चले मैं आता हूँ। वो सख्ती से लड़की से बोला तो जाने से जल्दी से जाने के लिए मुड़ गई। और हाँ एक बात और, इन बेवकूफाना हरकतों से परहेज करें। अब आप डॉक्टर बन चुके हैं, जिम्मेदारी से काम लिया करें। ना चाहते भी सोचो कि तलखी इसके डबल लहजे में उतरे। सिर्फ चेहरे लिए वो बेचारी छपाक से कमरे से निकल गई। दफा हो तुम सब। आइंदा वो आए ना आए मेरी बला से। मैं हरगिज इस चंगेज खान के मुंह लगने वाली नहीं। लेकर ख्वाम का डांट पड़वा दी। बाहर निकलते किरण ने सारे अपने दोस्तों से लड़ पड़े। क्लास लेकर साइक ने तमाम वार्ड के डॉक्टर से ड्यूटी पर थे इनको अपने कमरे में मीटिंग के लिए बुलवा लिया। अपने असूलों से सबको आगाह कर देना चाहता था। खुद ही वो इनके कमरे में चला आया था और औरतों के वार्ड से आती साशा इसको कमरे में देखकर ठिठक कर रुक गई। साइक ने हट पर नजर उठाकर इसे देखा। इतना वर्ष से तासुर साशा के चेहरे पर उभरा जिसे इसने छुपाने की भी कोशिश नहीं की। आ जाए। साइक की आवाज पर वो जानबूझकर वापसी के लिए पलटी। डॉक्टर साशा आप जरा आगे बैठिए ताकि बात आसानी सुन सके। मैं कुछ जरूरी बातें करना चाह रहा हूँ सबसे। इसे वापस पलटकर देखकर वो बोल उठा मगर साशा सुनी अनसुनी करती बाहर निकल दी। सब हैरानी से तमाशा देख रहे। साइक का मुंह सुरख हो गया। वो लंबे लंबे डग पड़ता तेजी से इसके पीछे निकला। तुम अपने आप को समझती क्या? कोई महारानी हो या नवाबजादी हो? मेरी बेइज्जती करके तुम जा नहीं सकती। वो इसके सर पर खड़ा चीख रहा था। अपने नखरे अपनी बदमजाजी ना अपने घर तक महदूद की हदूद में रखो। ये अस्पताल है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। आइंदा अगर तुमने इस तरह की हरकत की तो मुझे मेरे कुलीग के सामने बेइज्जत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? वो गुस्से में गुराते तकरीबन इसके ऊपर ही चढ़ा। वो घबरा कर परे को होने लगी मगर अपने हवास पर काबू पाने की भरपूर सही कर रही थी। वो अब दोबारा इस खौफ को अपने ऊपर काबिज नहीं होने देगी। मैं आपकी गुलाम या नौकर नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ। मेरी तबीयत सही नहीं, अगर मैं बीमार होंगी तो मैं जरूर जाऊंगी। मुझे आप किसी भी हुक्म की तामील पर मजबूर नहीं कर सकते। अपने बढ़ते हुए खौफ पर काबू पाने के लिए जाने के उठपटांग बोलती साशा बुथाड़ा। ये लड़की इसका सबर आजमाई थी। साइक ने से कंधों से पकड़कर झिझोड़ कर अकल दिलाना चाहिए। अपनी तरफ बढ़ते हाथ गुस्से से तिल मिलाता जा रहा। वह खौफनाक हवेली की मानदी से अपनी जाने बढ़ता हुआ नजर आ रहा था।
लास्ट शावर में तभी वो खौफनाक परछाई इसकी जाने पड़ रही थी। साशा का चेहरा रंग लट्ठे की तरह सफेद पड़ गया। अपने दफा के लिए चेहरे के आगे हाथ और बाजू कर लिए वो मुतवक्का थप्पड़ और ठोकरों की मार से बचने के लिए दूरी हुई चली जा रही थी। इसे कंधों से थामने के लिए उठे साइक के हाथ हवा में मुअल्लक रह गए। वो हैरान से साशा की हालत देख रहा था। इसका दिमागी सब जज़ब करने से कासिर था। क्या वही समझ रही थी मैं इसे मारने लगा? साइक बेयकीनी से देख रहा था। वो इसे मारने की बल्कि किसी भी औरत पर हाथ उठाने की जसारत कैसे कर सकता था? ये साशा ने सोचा भी कैसे? क्या वो इतना गिरा हुआ शख्स समझती है इसे? वो किसी औरत पर, किसी कमजोर पर हाथ उठाएगा? कितना नीच जाना था साशा ने इसे। कितना हकीकत तासुब से इसे देख रहा था। मुंडे में लगता अपने तजुर्बे इदा दे होए ने। थप्पड़ों की बौछार से इसके गाल सूज गए थे। वो गाल पर हाथ रखकर सिसक उठी। मैं भी ये तमाम बाथरूम सही करने ही लगी थी। वो अपने दफा में बोली। आप यूं ही गुस्सा हो जाते। जुबान चलाती है मेरे, गुद्दी से खींच कर रख दूंगा ये जुबान। इसने साशा का गला दबोच लिया। इसकी सांसें हलक में फंस कर रह गई। हवा की कमी के बायस इसका सर चकराने लगा। आंखें उबल कर बाहर को जाने बाने लगी। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। बिलाल के हाथों के दबाव से साशा की सांस की आमदोरफत बंद सी होगी। इसने कमजोर हाथों से बिलाल की गिरफ्त अपनी गर्दन पर कम करने की कोशिश की, मगर इससे नून की कैफियत पर इसकी आहनी गिरफ्त में बस एक कमजोर चिड़िया की तरह फड़फड़ा कर रह गई। फिर एकदम वो बिलाल की बाहों में झूल गई। अपनी बाहों में पड़ी बेजान साशा बिलाल को इसकी जान भरी कैफियत से बाहर निकालने में कामयाब हुई। इसने घबरा कर जल्दी से फर्श पर लटा दिया। लानती ज़हनी मरीज। साशा, साशा आंखें खोलो। ये क्या हो गया? साशा मेरी जान, प्लीज होश करो। तेरी जान ही कट दे फड़ के, जिरे तू कहना मेरी जान। वो बुरी तरह घबरा गया। बेदम सी पड़ी साशा इसको बखलाई दे रही थी। गले पर से बिलाल के हाथों की गिरफ्त हटी तो उसका सांस कुछ बहाल हुआ, चेहरे की रंगत कुछ बहाल हुई तो इसने पट से आंखें खोल ली। बिलाल बार बार इसे आंखें खोलने को कह रहा था। अगर वो हुक्म की तामील ना करती तो मजीद मार पड़नी यकीनी थी। इसने बिलाल की जानिब डरते डरते देखा। वो तमाम जुनून भुलाई से मोहब्बत से उठा रहा था। वो हौले हौले उठ बैठी। गर्दन पर उंगलियों के गहरे निशान उभर आए। गाल बुरी तरह सूज रहा था। आंखों के गिर्द गहरा नील पड़ा हुआ था। बिलाल ने पशेमानी गांव से देखा। यार क्यों तुम मुझे सब कुछ करने पर मजबूर करती हो? हाँ हुई कर दी तू तो मारी जा। हमेशा का जुमला इसने फिर दोहराया। तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे बेतरतीबी से नफरत है। गीला तौलिया मेरी बर्दाश्त से बाहर है। फिर मेरे वॉशरूम से निकलते मैंने उसको तब्दील क्यों नहीं किया? देखो अब तुम्हारी इस गफलत की वजह से मैं गलती से क्या कर बैठा। वो इसे समेट रहा था, प्यार कर रहा था। चंद खामोश आंसू साशा की आंखों से टूट कर गिर। खौफनाक परछाई इसके इर्द गिर्द जमा थी। डिंग डोंग घंटी की आवाज पर वो चौंक गई। गालों को हाथ से साफ करके इसने बाहर की जानिब देखा। वो दरवाजा खोलने को खड़ी हुई। गुल बीबी देख, जरा देखना कौन है। साले बेगम की आवाज है। अम्मी, गुल बीबी आज जल्दी चलेगी, इसके बेटे को बुखार था, मुझसे पूछ रही थी। मैंने भी आज छुट्टी की थी, इसलिए इसे भेज दी। दरवाजा मैं खोल देती हूँ। साशा हाथ में पकड़ी किताब लाउंज की टेबल पर रखकर बैरून दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आप? दरवाजा खोलते साइड को मौजूद देखकर इसे शौक लगा। मैं उसके घर चला गया। इसने सोचा भी नहीं था। अंदर आ सकता हूँ क्या? वो भी दरवाजे में खड़ा था। एक वक्त वो भी था जब वो दस्तक दिए बिना ही अंदर चला आता था। अब क्यों आए आप? हक किसने दिया आपको यूं मेरे घर चले आने का? वो तमाम रास्ते रोके खड़ी थी। आप आज अस्पताल नहीं है, ना ही कोई दरख्वास्त भी चाहिए। आप छुट्टी नहीं कर सकती। मुझे हक है आपसे आकर बात पुछ करने का। वो सहूलत से बोला। मैं अजनबी लोगों को अपने घर आने की इजाजत नहीं देती, समझे आप? अजनबी? वो तंजिया से हंसा। अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए? हम तो शुरू से अजनबी थे मिस्टर साइक। आप तारुफ के कायल नहीं थे शायद, इसीलिए हमारे दरमियान कभी तारुफ हुआ ही नहीं। कुछ ना कहते हुए बहुत कुछ कह गई। किस तारुफ की बात करिए? क्या नहीं पता था तुमको मेरे बारे में जो शिकवा करी है? वो भारी लहजे में बोला। साशा इस दोगले शख्स को, इंसान को एकटक देख रही थी। अपनी जिंदगी का सबसे अहम पहलू मख्फी रखकर कैसे पूछ रहा था। साशा कौन है बेटा? साले बेगम के आवाज पर दोनों चौंके। कोई नहीं अम्मी, किसी ने गलत फहमी से गलत घर पर बेल दे दी थी। हमारे जानने वाले नहीं है। इसने धीरे से गेट बंद कर दिया। फिल्मी गाना गाता असद ड्यूटी रूम में दाखिल हुआ। ओए होए, ये परियों का मेला क्यों लगा हुआ है आज? काफी सारी लेडी डॉक्टर्स को इकट्ठा देखकर इसके दांत निकला। जल्दी से ओवरऑल कुर्सी पर फेंक कर वो वहीं बैठ गया। हाँ तो बीबियों, जरा इस मामले पर रोशनी डालो। आज सारी टीम कैसे जमा है? भाई देखो ना, मैं अकेला हीरो, इतनी सारी हीरोइन, अब किस किस का दिल तोड़ूंगा। वो आमिर और काशिफ को मुकम्मल नजरअंदाज करके बोला था। जैन भी अंदर दाखिल हुआ। अरे वाह वाह भाई, मजा आ गया। आज तो लगता है पार्टी है कोई। दांत अंदर करे डॉक्टर असद। अनकरीब डांट पड़ने वाली। सबको डॉक्टर साहिब ने पैगाम भेजा। मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम के डॉक्टर्स जमा करवाए इन्होंने। वैसे आपकी भी तो नाइट थी ना, जरा होशियार होकर बैठे। ये ना सारा नजला आप पर ही गिरे। अंबर को इसकी हंसी जहर लग गई थी। अरे डॉक्टर साहब, रुके रुख साहब पर इतना गुस्सा भाई, क्यों दिल पर बिजलियां गिराती है? वो चीप तरीके से बोला। तो अबा भाई, इनके तो कोई मुंह ना लगे, जूतों समेत आंखों में घुसे चले आते हैं। अंबर जलकर बोली। यार मसला क्या है? सबकी इतनी लटकी हुई शक्लें क्यों बनी हुई है? आमिर क्या हुआ? बसत को भी तशवीश हुई। वो तो रात अपनी ड्यूटी करके सुबह सुबह घर चला गया था, वापस आया था। अम्मी की तबीयत कुछ नासाज थी। सुबह दोनों शिफ्टों के दरमियान मरीज आया था। कोई पेट में शदीद दर्द बता रहा था। सुना मैदे की जगह पर दर्द था। इस वक्त इत्तेफाक से कोई भी डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। तो नर्स ने खुद ही एडमिट कर लिया। डॉक्टर्स को कॉल भिजवा दी। जब तक कोई पहुंचता मरीज दम तोड़ गया था। इसको असल में दिल का दौरा पड़ा था, मगर वो तकलीफ की असल जगह बताने से कासिर था। सब सर झुकाए बैठे थे। असद का भी मुंह लटक गया। बाकी भी तो तकलीफ देता। क्या बहुत डांट पड़ेगी? नहीं, इधर से
तो क्या हमें डांट नहीं पड़नी चाहिए? हमारी कोताही से एक इंसान की जान चली गई है। अगर जिसकी डांट से वो शख्स वापस तो नहीं आ सकता। साशा बोझल आवाज में बोली। वो अभी भी ड्यूटी पर आई थी, रात की इसकी भी ड्यूटी नहीं थी। आगे सारे बड़े लोग साय की आवाज पर सबने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा। वो इंतहाई गुस्से में नजर आ रहा था। आप लोग अपने आप को जिम्मेदार डॉक्टर्स कहते हैं, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग डॉक्टर्स भी कहलाने के मुस्तहिक हैं। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि आप सब लोग मेरी टीम में शामिल है। आप सबसे तो अच्छे तो वो बच्चे हैं जो हाउस जॉब कर रहे हैं। इनके फोन करने पर मैं जब यहाँ पहुंचा तो आप में से एक भी काबिल डॉक्टर मौजूद नहीं था, और वो शख्स वो हमेशा के लिए दुनिया से मुंह मोड़ चुका था। साई की जुबान आग बरसा रही थी। हमारा पेशा तो मसीहाई का, फिर आप लोग इसको ताही के मुर्तकिब कैसे हुए? अपने वार्ड को यूं बगैर किसी दूसरी टीम के सपोर्ट के रात के डॉक्टर्स कैसे घर चले गए? इसके हवाले था तमाम सर्जिकल वार्ड। जानते हैं कितनी कोताही हुई आप सबसे? कौन जवाब दे होगा इसका? खुदा ने हमारी जात से कितनी जिंदगी वाबस्ता कर दी, कभी ये भी सोचा आप सबने? वो बुरी तरह इन पर बरस रहा था। इसका ये रूप सबके लिए नया था। इतना हंसमुख और दोस्ताना माहौल बरकरार रखने वाला साय का खौफनाक लग रहा था। जब बात जिंदगी और मौत की आई तो ऐसी कोताही बर्दाश्त नहीं कर पाया था। बनती भी नहीं ऐसी कोताही बर्दाश्त करना। सर, वो आमिर शायद कुछ कहना चाह रहा था। मुझे किसी किस्म की वजाहत की जरूरत नहीं आमिर। आपके सोचने से इस इंसान की इसकी जिंदगी वापस नहीं दे सकते, और हमें कोई हक नहीं है कि हम यूं किसी की जिंदगी से खेलें। आइंदा ऐसी गलती हुई तो मैं सख्त एक्शन लूंगा। वो दरवाजा पटकता जा चुका था। सब सुन से बैठे थे। शर्मिंदगी का एहसास इन सबको अपनी लपेट में लिए था। डॉक्टर साशा, आपको जी बड़े डॉक्टर साहब अपने कमरे में बुला रहे हैं। आया ने आकर इसे पैगाम दिया। अपना ओवरऑल और स्टेथोस्कोप उठा के इसके कमरे की तरफ चल दी। आओ बैठो। इसने दरवाजा खटखटाकर अपनी आमद की इत्तला दी। साइग ने बिना सर उठाए से बैठने को कहा। इस जज्बाती तौर पर बहुत डिस्टर्ब था। साशा का वजूद अब भी इसके हिसाब के लिए पुरसकून था। आज भी उसके वजूद पर आस्था करना चाहता था। ये तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जिस शख्स की हमें मैसर है। तुम अपने नोट्स इस पर डाल दो। डालकर लवाहिकीन को मौत का सर्टिफिकेट बना दो। चंद कागजात इसके सामने रख दिए गए थे। इसने सरसरी सी निगाह इन पर डाली, मगर उठाने की जहमत नहीं की। मैं इस वक्त ड्यूटी पर नहीं थी सर। इसने सर पर जोर देते हुए इसे आगाह किया। साय खूब अच्छी तरह इसके रवैये को महसूस कर रहा था, फिर भी अपना चेहरा बेतासीर रखा। ड्यूटी पर तो इस वक्त कोई भी नहीं था डॉक्टर साहिबा। फिर किसी को तो ये काम करना कि अपनी ड्यूटी पर आप सब मौजूद होते तो शायद आज ये डेथ सर्टिफिकेट बनाना ही ना पड़ता। वो तंजिया बोला। लड़की से ऐसे लहजे पर मजबूर कर देती थी। मेरी रात की ड्यूटी नहीं थी, मैंने अपने मुकर्रर वक्त पर आज ज्वाइन किया। आप मुझे दूसरों की गलतियों के लिए मुद्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। वो सख्त लहजे में बोली। खुदा के वास्ते साशा, तुम क्यों इस तरह की होगी? ऐसा क्या काम कर दिया मैंने जो तुम यूं तलक हो रही हो? साइग इसकी इस बेवकत की हुज्जत से रीच हो गया। यूं भी से अचानक मौत ने इसके साफ पर असर किया था। इसने बुरी तरह साशा को घूरा। वो इसकी नजरों से घबरा कर खड़ी होगी। बैठ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से से बोला। ये लड़की आज भी इसके अंदर तलातम परवाह करने की सलाहियत रखती थी। साशा ने खौफ महसूस करने के बावजूद अपने आप पर काबू रखा। मैंने लोगों की गलतियों का खमियाजा भुगतना छोड़ दिया, और आप खुद कहाँ थे इस वक्त? दूसरों को नसीहत करना, डांट टपट करना आसान होता है डॉक्टर साहिब, मगर अपना एहतसाब करना बेहद मुश्किल। कभी तन्हाई में बैठकर अपना भी एहतसाब कीजिए। वो गोए जहर में भिगो कर अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। इसकी आवाज बुलंद होगी। अपना लहजा मध्यम रखे डॉक्टर साशा। मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुमको हर वो काम करना होगा जिसका मैं तुमको ऑर्डर दूंगा। मुझसे अपने पुराने मुलाजिम का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश न करना। वो भी चीख उठा। साशा का नारावा रवैया, इतने दिन की जज्बाती कश्मकश और फिर आज का वाकया सांप चटक कर रह गया। इसकी बुलंद आवाज पर साशा ने एकदम घबरा कर इसे देखा। इसका सांस हलक में अटक गया। अनजाना खौफ इस पर गालिब आ रहा था। इसने सर झटक कर अपने आप को इससे छुड़वाने की कोशिश की, मगर साहिब ये सब महसूस नहीं कर सका। गुस्से से इसका दिमाग घूम चुका था। आखिर लड़की खुद को समझती क्या थी? कदम कदम पर इसके खिलाफ खड़ी क्यों होती थी? आखिर इसका जुर्म क्या था? सिर्फ इसे मोहब्बत करना? इतने साल जिंदगी के इतने कीमती साल इसने इस लड़की के पीछे गवा दिए। अपने जुर्म की नवैया जाने बिना इसने साशा की हर नफरत का हंसकर इस्तकबाल किया। इसके हर फैसले का एहतराम किया। और आज जब वो इसके बगैर जीना सीख गया था तो वो आजमाइश बनकर एक बार फिर इसके सामने खड़ी थी। इसने कहर भरी इल्जाम देती निगाह सामने बैठी लड़की पर डाली। इसने कहर भरी नजर इल्जाम देती हुई निगाह सामने बैठी लड़की पर डाली। साशा खौफ से सुन होती जा रही थी। वो अजीब ट्रांस के आलम में बोली। मैं तो बस खामोश हो जाओ वरना। मुजाहिराना अंदाज में इसकी जाने बढ़ा। वो खौफनाक हद तक पीली पड़ चुकी थी। हालत साहिब एक बार पहले भी दे चुका था। इसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। साशा, तुम ठीक तो? वो घबरा गया। कितना पागल था, जानता भी था इसकी तबीयत यूं अचानक बिगड़ जाती, फिर भी इसने अपने गुस्से को यूं बेकाबू होने दिया। वो अपने आप को सर्जनिश करते इसके पास पड़ा, वो डर कर 2 कदम पीछे हटी। नहीं नहीं, नहीं प्लीज। बतराई आंखों से वो इसे यूं देख रही थी जैसे वो कोई खौफनाक भूत हो। साशा, साइको उसकी दिमागी हालत पर शुबा। वो अब नॉर्मल हद तक फटी फटी निगाहों से इसे देख रही थी। इसने धीरे से चंद कदम साशा की तरफ बढ़ाए। वो धीरे धीरे पीछे हट रही थी। नहीं नहीं प्लीज। बड़बड़ाहट इसके होठों पर थी और अपने दफा के लिए इसने दोनों हाथ चेहरे के आगे कर लिए। साइग ने बढ़कर इसे थामना चाहते हुए तड़प कर इसके हाथों से निकल गई। मुझे छोड़ दो, खुदा के वास्ते प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना। वो सिसक रही थी। आंखों में खजान किसी कैफे थी। साइग ने गौर से इसे देखा। वो मौजूदा माहौल से दिमागी तौर पर बिल्कुल कट चुकी थी। साशा, वो हौले से बोला, तुमको कोई कुछ नहीं कह सकता, कुछ कोई भी नहीं। मैं तुम्हारा साइग हूँ साशा, तुम्हारा अपना साइग। तुम मेरे पास महफूज हो, होश में आओ साशा, मुझे पहचानो।
वो धीरे धीरे मध्यम पुरसकून लहजे में इसके कानों में सरगोशियां कर रहा था। वो कुछ पुरसकून सी मगर अब भी इसकी निगाहों में शक हलकुरे ले रहा था। साइग ने हिम्मत करके इसके कंधों से थामकर अपने करीब कर लिया। वो खामोशी से इसकी बाहों के घेरे में आ गई थी। मैं तुम्हारा साइग हूँ, मोहल्ले से बोली। साइग? साशा की आंखों में पहचान की परछाइयां लहरा गई। साइग ने शुक्र का सांस लिया। साइग मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। साइग तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? वो उसके कुशादा सीने में मुंह छुपाए सिसक रही थी, रो रही थी, अपने दिल का दर्द आंसुओं में बहा रही थी। और साइड में इसके गिर बाजू का हल्का तंग कर दिया और इसे रोने दिए। आंसू बंद तोड़ तोड़ कर इसके गालों पर बह रहे थे। कितने लम्हे दबे पांव गुजरते चले गए। कमरे में इसकी हिचकियों के सिवा कुछ नहीं था। वो संभलती जा रही थी। धीरे धीरे इसने अपने आप को साइक की बाहों से लैदा कि साइक ने इसे जाने दे। अपने मुंतशिर जज्बात पर काबू पाने के लिए रुक मोड़े खड़ी थी। ये क्या होता जा रहा है मुझे? साशा ने आंसू पोंछते हुए सोचा। वो क्यों जरा जरा सी बात पर एक बार फिर बिखरने लगी। क्या 2 साल माहिर नफ्सियात से इलाज के बावजूद वो भी ऐसी बदहवास और बेहाल हो सकती थी? वो तो इस खौफनाक परछाइयों से कभी का पीछे छुड़ा चुकी थी। फिर ये दोबारा आखिर ये सब क्या था? इसके चेहरे पर शर्मिंदगी और तासुब की लाली थी। अपना बिखरा बिखरा वजूद इसे कितना हकीर लग रहा था। इसने नफरत से अपने मुंतशिर सरापे पर एक नजर डाली। क्या हैसियत रह गई थी साइक के सामने? आओ तुमको घर छोड़ दूं। साई की भारी संजीदा आवाज ने इसकी सोचों के ताने बाने तोड़ दिए। खामोश निगाह इसके चेहरे पर डालकर अपनी चीजें उठाने लगी। दिल के नया खानों में छुप गई। शबी आज फिर मुजस्सम इसके सामने खड़ी थी। साशा नजर चुरा गई। गाड़ी की पुरसकून फिजा में इसने सर सीट से टेक दिया। कितना थक गई थी वो जिंदगी जीते जीते। साइग ने धीरे से इसके चेहरे का जायजा लिया। वो गाड़ी स्टार्ट कर दी। कहाँ गई थी इसकी नटखट सी शरीर सी साशा? कौन थी ये लड़की जो इतनी टूटी फूटी तलख शख्सियत की मालिक थी? साइग को अपनी दीवानी सी पागल सी साशा आज भी याद थी। कितना खुद वो कितना संजीदा से लड़का था। माहीना आपी की बेयकीनी से बेहद जिम्मेदार बना दिया। हर वक्त संजीदा रहने वाला लड़का नया नया पोस्ट होकर हॉस्पिटल में आया तो वो बस अपनी दुनिया में मगन था। इस वक्त इसने अपनी आला तलीम का पार्ट 2 की ट्रेनिंग मुकम्मल करनी थी, इसलिए वो इस गवर्नमेंट के अस्पताल में पोस्ट होकर आया था। कुछ अर्से बाद इसे लंदन जाकर इम्तिहान देना था। अस्पताल में मिला वो छोटा सा कमरा ही इसकी कुल कायनात बन गया। अपने घर तो कुछ घंटों के लिए जाता, महीना भी कर हाल चाल पूछना, शिजा से खेलने के लिए। इसके मुतालिक भी इसने कुछ नहीं बताया। आप ही किसी से मिलना ही नहीं चाहती थी। अगर कोई गलती से आ भी जाए तो इनका गुमसुम वजूद तरस का मरकज बन जाता, जो इनको गवारा नहीं था। तो वो किसी के सामने इनका जिक्र करते ये महीना आपी की ख्वाहिश थी। इस कमरे में शिफ्ट होने से इसकी पढ़ाई बेहतर हो गई थी। घर में तो तमाम वक्त शिजा से खेलकर गुजर जाता। इस आदमी को रात की ड्यूटी पर आए डॉक्टर्स को राउंड करवा कर वार्डन के हवाले करके आया था। कमरे में थक कर मेज से टेक लगाकर खड़ा हुआ ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अगर से दरवाजा खुला हुआ था मगर पर्दा आगे सिरका हुआ था। जी आ जाए। इसने ओवरऑल उतारा और स्टेथोस्कोप मेज पर रख दिया। बाहर अब फुसर फुसर की आवाजें आई थी। साइग ने हैरत से दरवाजे के पर्दे को देखा जिसके पीछे इसको चंद पैर नजर आ रहे थे। अंदर आ जाए भाई, इसने फिर से पुकारा। जाओ भी। बाहर ऊंची सी सरगोशी उभरी। तुम चली जाओ ना प्लीज, एक नई आवाज ने से काफी मुतजस्सिस कर दिया। अरे वाह, काम काम दुगना है। तुम जाओ। वैसे भी इस वक्त दफा तुम्हारी बारी, पिछली मतलब मैं गई थी। साथ ही एक लड़की लड़खड़ाती हुई तकरीबन दरवाजे के अंदर गिर सी गई। शायद इसे अंदर धकेला गया था। साइक हंसी होटल में दबा के लड़की को पहली मरतबा देख रहा था। इसे यहाँ आए हफ्ता हो चला था। लड़की अब लाल भब्बू का चेहरा लिए खड़ी थी। इसने एक भरपूर नजर इस कंफ्यूज सी लड़की पर डाली। अस्सलाम वालेकुम सर। वो मुसलसल नीचे देख रही थी। वालेकुम अस्सलाम। कही क्या प्रॉब्लम है और आप हैं कौन? जी सर, वो मैं साशा हूँ, डॉक्टर साशा। वो सोच सोच कर बोल रही थी। बाहर से हंसी की आवाज है। साशा ने मुड़कर बाहर की तरफ देखा। क्या आपकी सहेली भी अंदर आना चाह रही है? इसकी ने सीरियस शक्ल बनाकर बार और आवाज में पूछा। वो डर सी कि जल्दी से नफी में सर ला। भाई खामोशी होगी। साइड ने एक नजर दरवाजे पर डाली है। किस पर? ये क्या तमाशा, आप क्यों आई हैं? जी सर, वो मेरी नाइट है आज। वो हकलाई थी। एक अब तक की निगाह उठाकर साइड की जानिब देखने की वो जरूरत नहीं कर सकी। नाइट? साइड हैरान रह गया। फिर इसने जिताने वाले अंदाज में घड़ी पर नजर डाली। क्या आप नहीं आई हैं? जी नहीं सर, वो मैंने हाउस जॉब शुरू यहाँ से की है। जानते हैं क्या वक्त क्या हुआ है? आपकी आज की ड्यूटी शुरू हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। वैसे आप अब तक थी कहाँ? वो खफकी से बोला। इसे बोलो कतई नापसंद थे जो वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं रखते हो। आप एक डॉक्टर है, अस्पताल में एक एक लम्हा अहमियत का हामिल है। आपकी जरा सी लापरवाही किसी की जान ले सकती है। जी सर। वो अब भी सर झुका खड़ी डांट सुन रही थी और दिली दिल में इरम को कोस रही थी। कमरे में खामोशी होगी। साइग इसके जाने का इंतजार कर रहा था मगर वह हनूस खड़ी थी। जाएं भई, अपने बेड्स का राउंड लें, यहाँ क्यों खड़ी हो? इसे फिर इस लड़की की शर्मिंदा शक्ल पर हंसी आने लगी। जी सर, मेरी हाजिरी, मेरा मतलब है मेरी अटेंडेंस। वो कमजोर सी आवाज में बोली। साइग की हंसी निकल गई। इसने घबराकर साइग को देखा। निगाह भर लम्हे भर को साक्षी रह गई। इसकी छोटी सी जिंदगी में लम्हा पहली बार आया था जब यूं किसी को देखकर वो सब कुछ भूल बैठी थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों में हैरत भरे वो इसे तकती चली कि डॉक्टर साहिब वजीह इंसान है। ये तो उसने सुना था मगर इनकी शख्सियत अनजाने तरीके से अपनी जानिब खींचे कि ये सोच भी नहीं सकती थी। बेख्तियारी इस पर गालिब आई थी। ऐसा क्या था इसमें वो जान नहीं पाई मगर कुछ तो था जो बेखुद हुई थी। पहली बार पहलू में दिल के धड़कने का एहसास जागा। इसने सर को हिलाकर इस एहसास को झटकना चाहा मगर बेसुध। वो अब भी इसकी जानिब इस्तफामिया नजरों से देख रही थी। आप सिर्फ अपनी अटेंडेंस के लिए आई थी तो ये असल मसला था। मैं भी हैरान था कि एक गैर जिम्मेदार लड़की आकर अपने देर से आने की इत्तला मुझे क्यों देगी।
जाए मैं रजिस्टर में लगा दूंगा आपकी हाजिरी, मगर आइंदा एहतियात बरतिएगा। वो कहकर इसके जाने का इंतजार करने लगा। मगर वो तो मबहूत सी एकटक देखे जा रही थी। साइग अब कंफ्यूज होने लगा। साशा के वजूद में मतवातर शोर सा मचा हुआ था। वो तो खुद अचानक उभरते जज्बों पर हैरान थी। डॉक्टर साशा, साइग ने इसे मतवजह करना चाहिए। वो रात के अकेली लड़की का इसके कमरे में इतनी देर रहना मुनासिब नहीं था। मिस साशा की बार वो जोर से बोला तो वो चौंकी। जी सर। इसने खाली खाली निगाहों से साइग को देखा। आप जा सकती हैं, साइग ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। जाऊँ? वो अब भी खोई खोई सी थी। जुगनू सी आंखों में अनजाना सा अक्स उभरा था। मुनासिब तो यही कि आप चली जाए, हम बिल्कुल तन्हा इस कमरे में, लेकिन अगर आप रुकना चाहती हैं तो। इसने शरारत से जुमला अधूरा छोड़ा तो इसकी सारी गायब दिमागी उड़नछू होगी। शर्मो खौफ के तासुर से ये एकदम चेहरे पर फैल गए। वो तकरीबन भागकर बाहर निकली, फिर एकदम रुक गई। हमारी हाजिरी, इसने याद करके सर पर हल्की सी चप्पत लगाई और पलट कर अंदर आई। अब क्या है? साइक चिढ़ सा गया। वो सर, हमारी हाजिरी, इसने जल्दी से पूछा। आउट। साइक जोर से बोला तो वो घबरा कर उल्टे कदमों बाहर भागी। डॉक्टर साइक का कहकर इसका ताक़ुब कर रहा था। दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। जाने खौफ से क्या या किसी और वजह से वो जान नहीं पाई। ये शायद जानना नहीं चाहती थी। मन में डूबती उभरती मध्यम मध्यम सरगोशियाँ से दीवाना करी थी। मान लो सोना मुंडा नहीं देखियो कभी हैं, पागल ही हो गई। क्या हुआ? काम हो गया? इरम ने इसका बाजू हिलाया तो इसे होश आया। अरे काम तमाम ही समझो। वो धप से डॉक्टर ड्यूटी रूम के सोफे पर गिर सी की बात। दिल अब भी धक कर रहा था, लेकिन इसने बात मज़ा में डाली। है यानी ये कि ये तो शायद दिल हार आई हूँ। मैं तो शायद दिल हार आई हूँ इरम। वो हंसकर बोली। दिल जाने को इतना मसरूर था। क्या बकवास करी हूँ मैं? क्या पूछ रही हूँ? इरम ने बुरा मानकर इसे मुक्का दिखाया। मारा। बताओ ना, सर अटेंडेंस लगा देंगे ना? मेरी तो खैर है, मगर जानती हो ना प्रोफेसर हाशिम ने कहा कि अब अगर तुमने एक भी छुट्टी की तो वो तुमको इस वार्ड से फारिग कर देंगे। प्लीज़ साशा, फिर मैं अकेली रह जाऊंगी इतने सारे लड़कों में। मैं सर्जरी कैसे करूंगी? सब लड़कियां तो गायनी में चली गई। इरम रो देने को थी। साशा अब भी साइक की शख्सियत के शहर में थी। एक जादू सा इसके अंदर फैल रहा था। वो सब कुछ यूँ अचानक कैसे वो समझ नहीं पा रही थी। वो कभी जानती थी कि पहली नज़र में कोई कैसे तस्कीर कर लेता। साशा सर को कहा था, जानती हूँ डॉक्टर साइक काम कर देते हैं। इरम ने इसे हिलाया। इरम, डॉक्टर साइक को देखकर तो एक लम्हे को मैं सब कुछ भूल गई थी। वो अब भी तसव्वुर की दुनिया में खोई हुई थी। इरम को आग लग गई। लगता है और भी काफ़ी कुछ भूल रही हो तुम। इरम की तंज भरी आवाज़ पर वो चौंक सी की। क्या मतलब? क्या बिलाल को भी भूल गई? तुम्हारी से मंगनी होने वाली है। बकवास इसने सुन ली तो जानती हो क्या होगा। इसका गुस्सा पता है कितना कितना तेज़ है। चीखेगा तुम पर वो। इरम के जुमले से मुकम्मल हवासों में ले आए थे। ओ बिलाल, मैं तो वाकई भूल गई थी। फ़कत एक पल में इसकी दुनिया बदल जाएगी इसने सोचा ही नहीं था। इरम, मुझे तो वैसे इसके गुस्से से डर लगता है। मैं इससे हर किस मंगनी नहीं कर सकती। मैं कभी भी इस मंगनी के लिए राज़ी नहीं थी इरम, मगर मुझे इतराज़ भी कोई नहीं था। सिर्फ बिलाल के गुस्से से कुछ डर सा लगता है। अम्मी ने तो ज़िद ही पकड़ लिया। अब तो मैं बंधन कभी भी नहीं बांध सकती। पागल तो नहीं होगी? एक नज़र, सिर्फ एक नज़र में तुम इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हो? कि जानती हो तुम इस शख्स के बारे में? इरम अब संजीदा हो चुकी थी। पता नहीं इरम, लेकिन अब तो यूँ महसूस होता है जैसे किसी को जानने के लिए कभी कभी एक नज़र ही काफ़ी होती है, वरना कई दफ़ा तो इंसान मुद्दतों साथ रहते हुए भी तमाम उम्र अजनबी रह जाते हैं। और वो खुद जान गई थी कि इसके लिए सिर्फ साइग ही था। इसका दिल पहले किसी के लिए नहीं धड़का था। फ़लसफ़ा ना छाड़ो, इस पागलपन को छोड़ो, ये तुमको दुख के सिवा कुछ नहीं देगा। इरम बदमज़ा होकर उठ खड़ी हुई। घर के पोर्च में गाड़ी रुकी तो वो थकी थकी सी दरवाज़ा खोल कर उतरने लगी। साइक को अपने साथ उतरते देख वो ठिठक कर उगी। अब ये मत कहना कि हमारा तारुफ नहीं, हम आज भी अजनबी है। मैं तुमको अंदर तक छोड़ कर आऊँगा। वो रोब से बोला तो साशा थकी सी आगे बढ़ गई। इस वक्त इसमें मजीद किसी भी जज्बाती जंग की हिम्मत नहीं थी। दरवाज़ा खोलती सालिया बेगम ने एक निगाह इसके जर्द चेहरे पर डाली तो परेशान सी हो गई। इसके पीछे पीछे साइक की आमद इनके लिए हैरत का बायस थी। गुजरे माह साल में इन दोनों के दरमियान मोहब्बत की जड़ी लड़ी माँ की निगाहों से पोशीदा नहीं थी। साशा के साइक के लिए दीवानगी से वो इस वक्त अच्छी तरह वाकिफ़ थे, मगर इसका साइक से अचानक मुतनफ़र हो जाना वो आज भी नहीं समझ पाए। हज़ार बार बात पुश करने के बावजूद साशा ने जिक्र को घर में ममनुआ करार दे दिया। वो इस मौजू पर कोई बात करना नहीं चाहती थी, ना ही इस वक्त और ना ही आज इतने सालों बाद साइक की साशा की ज़िंदगी में आमद इनको परेशान करके साशा के चेहरे से दुख हवेदा था। कितना जुल्म वो पहले अपनी ज़ात पर बर्दाश्त कर चुकी थी। वो अपनी फूल सी बच्ची को मज़ीद किसी तकलीफ का सामना नहीं करने दे सकती थी। साशा अंदर जा चुकी थी। सालिया बेगम साइक का रास्ता रोककर खड़ी खफकी भरी निगाहों से घूरी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, वो अदब से बोला। वालेकुम अस्सलाम। तुम? वो इसकी आमद की वजह जानना चाह रही थी। ज़रूर कुछ दिनों पहले के साशा की बेचैनी और बेख्वाबी का जिम्मेदार ये शख्स था। मैं अंदर आना चाहता हूँ आंटी। यूँ मुझे घूरने से मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझे अंदर आने का रास्ता दे दें। वो रोब से बोला। इनको धीरे से पैर हटाकर अंदर दाखिल हो गया। चल अंदर चल कर बातें करते हैं। वो अब तक वहीं सुनसी खड़ी थी। साइग इनको कंधों से थाम कर अंदर ले। वो अब भी पजल सी थी इनकी यहाँ मौजूदगी, वो भी इतने सालों बाद इनके लिए मुअम्मा ही थी। लाउंज तक आते आते वो इनको तमाम किस्से से आगाह कर चुका था। आंटी इन चंद दिनों में दूसरी बार हुआ कि वो मुझसे बेतहाशा खौफज़दा हुई। इससे पहले वो मुझसे मोहब्बत करती रही, नफ़रत करती रही।
मैंने इसके हर हर जज्बे को देखा, इसकी खुशी को हमेशा मुकद्दम जाना, मगर ये बेतहाशा खौफ ये मेरी समझ से बाहर है। इसको मैंने दिलो जान से चाहा था। इसने दामन छुड़ाया तो मैं चुपचाप इसकी ज़िंदगी से निकल गया। इसने बिलाल को अपना ली तो मैंने अपने मातम करते दिल को समझा दिया कि मोहब्बत की मिराज मिलन ही नहीं, चाहने के बाद हासिल करना ज़रूरी नहीं है, और यूँ भी जिसको चाहा जाता है ना आंटी, इसकी खुशी हर हाल में अव्वलीन होती है। मैंने तो हमेशा इसकी खुशी की दुआ की है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे इससे गिला नहीं, गुस्सा भी था, मगर उसकी बर्बादी का मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब क्या है आंटी? मेरी साशा कहाँ गुम होगी आंटी? वो खुश क्यों नहीं? टूटी फूटी सी खौफजदा सी लड़की कौन है? कहाँ है वो मिस्टर बिलाल जिसके दावेदार थे, इसके मालिक बन बैठे थे? साय की आवाज़ इस बात से बुलंद होगी। सालिहा बेगम बिखर सी गई। क्या बताऊँ बेटा, हम पर तो क़यामत बीत गई। मेरी मासूम सी बच्ची ने क्या नहीं सहा इन 3 माह की शादी में, जाने कैसे नसीब जले नसीब लिखा कर लाई है मेरी बच्ची। एक दिन का सुख देखना नसीब नहीं हुआ इसे। अब तो अजियत की ज़िंदगी गुजार रही है। वो बुरी तरह रो रही थी, इनका कलेजा फटा जा रहा था, दिल का नासूर आंसुओं की सूरत आंखों से बह रहा था। साशा के जिस्म पर लगा एक जख्म, इसको पड़ी एक एक मार। अजियत का वो हर लम्हा जिसने बिलाल के साथ गुजारा वो सब कहती चली गई। साई की मुठ्ठियाँ पिन चुकी थी, चेहरे की रगें तन गई थी। आंटी का एक जुमला इसको तैश दिला रहा था, इसका बस नहीं चला था, वे शक का खून कर देता। और इस दिन जब इसने साशा को ठोकर और मुक्कों से धनक कर रख दिया तो बेहोश हो गई। जाने को इस दिन मैं सुबह से बेचैन थी, दिल इतना घबराया कि मैं उठकर इसके घर पहुँच गई। इसकी वो हालत, उफ़ साई खुदा, ये वक्त ये मंजर किसी भी माँ की ज़िंदगी में ना लाए। औलाद का दुख अल्लाह ताला कभी किसी माँ की झोली में न डाले। वो जब तक होश में न आई मैं लम्हा लम्हा मरती रही। इस जहन्नम में झोंकने वाली भी तो मैं थी। वो सिसक रही थी, तड़प रही थी। बस करें आंटी, खुदा का वास्ता बस करें। साई तड़प कर खड़ा हो गया, इसका बस नहीं चल रहा, क्या कर गुजरता। साशा ने सब क्यों बर्दाश्त किया आंटी, आखिर क्यों? इसकी आवाज़ सुनगी। बस बेटा, हमारा माशरा बहुत जालिम है। तलाक का लफ्ज़ इसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं था। यूँ लगता था जैसे वो जीना ही नहीं चाहती थी। मैं इसे कैसे मरने देती? बावजूद इसके मुसलसल इख्तिलाफ के मैं इसे घर ले आई। मुझे दुनिया की परवाह नहीं थी, अपनी बेटी की जान की फिक्र थी। इसमें दुनिया का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, मगर मुझ में थी। तलाक के बाद 6 माह तक ज़हनी अमराज के डॉक्टर के ज़ेर इलाज साइकियाट्रिस्ट की मदद से वो वापस ज़िंदगी की तरफ लौट आई। अब अचानक ये सब क्या हो गया? आंसू इनके बूढ़े गालों पर बह रहे थे। प्लीज़ साई की से मज़ीद तकलीफ से बचा लो। वो बहुत टूट फूट का शिकार है, इसकी शख्सियत मस्क हो चुकी है। ये ज़िंदगी के चंद माह से सेब की तरह चिमट के खौफनाक परछाइयों से इसको बचा लो, जो आज भी इसका ताक़ुब कर रही हैं, आज भी इसको डराती हैं। इसकी रूह के ज़ख्म नासूर बन रहे, एक दिन ये इसको ख़त्म कर देंगे। इसके ज़ख्मों पर मोहब्बत का मरहम रख दो साइक। मैं लड़की की माँ को तुमसे इल्तिजा करती हूँ, इसे बचा लो, इसे बचा लो। इन्होंने साइक के आगे हाथ जोड़ दिया। आंटी प्लीज़ मुझे गुनाहगार ना करें, साशा का कोई गज़न नहीं पहुँचेगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसने खाला बेगम के हाथ की इद्दत से साम लिया। साई आप फिक्र ही ना करें आंटी। वो आंटी के हाथ दबाता कमरे से बाहर निकल के, इसका दिमाग चकरा रहा था। ये सब कुछ जज़ब करना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो बहुत कुछ सोचना चाह रहा था। आज वो 10 दिन के बाद ड्यूटी पर आई थी। वार्ड में राउंड करवाने के लिए खड़े तमाम डॉक्टर्स ने इसकी आमद पर मुड़कर इसे देखा। साइक ने इसका भरपूर जायज़ा लिया, चंद दिनों में मुंह कर रह गई थी। वाह वाह, क्या हुसन पर निखार है छुट्टियों का। जर्दे में बड़ी मक्खी लग रही है आप डॉक्टर साशा। असद ने इसके जर्द मुरझाए हुए चेहरे पर तंज किया। डॉक्टर असद प्लीज़। सबकी निगाह का मरकज़ बनी तो पजल सी होगी। अच्छा सारा रोप डालने की ज़रूरत नहीं, अपना हुलिया ख़राब करेंगे तो हम तो निशानदेही करेंगे ना। हाँ भी सच हमेशा कड़वा ही लगता है। वो भी एक ढीठ था। तमाम स्टाफ के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। साशा का चेहरा सुर्ख हो गया। ये बात हुई ना भाई, हमें तो ये सुर्ख पड़ते चेहरे ये पसंद है। असद इसे इत्मीनान से देख कर बोला, ये प्यारी सी लड़की से बहुत अच्छी लगती, तो मुसलसल बोल के से खुश करना चाह रहा था। असद राउंड शुरू करो, काफ़ी मजाक हो गया। साइक मुस्कुराहट दबाता मुड़ के साशा का जज्बा होता चेहरे इसकी आंखों में समा रहा था। जहाँ इतने दिन साशा ने अपने आप को दोबारा संभालने में लगा, वहाँ साइक भी अपने जज्बात का तज्जिया करता रहा। अगर साशा ने माजी में जो कुछ भी किया वो आज तक न जान पाया, मगर इतने साल गुजर जाने के बाद भी इसने अपने आप को इसका मुतमईन नहीं पाया, और ज़िंदगी आज फिर हसीन लग रही थी। बात पे बात मुस्कुराने को मन कर रहा था। तमाम मरीज़ों की रिपोर्ट्स देखने के बाद वापस अपने कमरे में आ चुका था। साशा धूप से सोफे पर गिर गई। कैसी हो अब? इरम ने स्टेथोस्कोप गर्दन के गिर डालते हुए पूछा। वो वह शख्सियत थी जो साशा के तमाम माजी से वाकिफ़ थी। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी नाजुक मजाज क्यों आ गई। पार्टी में गई तो तुम्हारी तबीयत पर गिरान गुजरा, ज़रा सी वार्ड में डांट पड़ी तो मोहतरमा बीमार पड़ गई। अंबर इससे खार खाए बैठी थी। कितने बोर्ड दिन गुजरे थे इसके बगैर। साशा मुस्कुरा दी। सब कितना चाहते थे इसे। नज़र में साइक का चेहरा घूम गया। क्या हुआ जो सिर्फ इस शख्स की चाहत न मिल सके जिसे इसने टूट कर चाहा। एकदम इसकी मुस्कुराहट में हुस्न घुल गया। बस ये मुँह बसोड़ने की ज़रूरत नहीं हो रही। या तो इतनी दुखी गमज़दा शक्ल बनाने की वजह बयान की जाए, या फिर फ़ौरन थोबड़ा मुबारक पहले से हसीन बना दिया जाए। असद की नज़र से साशा का कोई तासुर पोशीदा नहीं रहता था। असद की बात पर सब हंसती। डॉक्टर साशा आपको बड़े डॉक्टर साहब बुला रहे। अपने कमरे में आया की आवाज़ पर सबने मुड़कर इसे देखा। साशा शुक्र करती इनसे पीछे चढ़ाकर उठ गई। मैं कम इन?
दरवाजे पर दस्तक देकर इसने पूछा। यस। वो अंदर दाखिल होकर इसके अगले हुक्म का इंतजार करने लगी, जो इसे कमरे में बुलाकर शायद इसकी मौजूदगी को भूल चुका था। इसने साइक का जायज़ा लिया और इसे देखती चली कि वो साइक होकर भी जैसे कोई और था। इसकी शख्सियत आज भी वैसी पुरवजाहत पुरतासुर थी, मगर संजीदगी लिए आज भी इसमें बेतहाशा सहर और कशिश थी। मगर शायद अब साशा की आंखों में संथी मोहब्बत की पट्टी नहीं बनी थी और ये तो जान गई थी कि ज़िंदगी जितनी भी मुश्किल हो, जीने की कोई ना कोई सूरत निकल ही आती है। पिछले दिनों की तमाम जज्बाती तकलीफ को धीरे धीरे वापस ज़िंदगी की रनाइयों की तरफ आई थी। आज इसे साइक से भी कोई गिला महसूस नहीं हो रहा था। मैं शायद इसको भी भुलाने में कामयाब हो चुकी हूँ, इसने सोचा और साथ ही दिल ने इतने बड़े छूट पर दुहाई दी, मगर इसने तो जैसे दिल की आवाज़ सुनना ही छोड़ दी थी। साई कनखियों से इसके चेहरे को उतार चढ़ा और देख रहा था। दिल के मामला बहुत अजीब होते हैं, है ना साशा? अचानक इसकी आवाज़ साशा को चौंका गई। आपने मुझे बुलाया था सर? वो इसका जुमला नज़रअंदाज करके पूछ रही थी। साई हौले से मुस्कुरा दिया। दिल की बातें समझने के लिए फ़कत नज़र की, अक्ल की नहीं, बल्कि एक अदद दिल की भी ज़रूरत होती है। कभी कभी इंसान को अपने दिल से भी मशवरा कर लेना चाहिए। वो जाने क्या कहना चाह रहा था, मगर साशा को इसकी बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या हक था इस शख्स को दिल की बात करने का, मोहब्बत का, जज्बात के एहसास की बात करने का, वो जो खुद साशा के दिल का मुजरिम था। लम्हा भर को इसके दिल से आके मुंह तोड़ जवाब दे, मगर फिर चुप ही रही। क्या फ़ायदा था इन बातों का? तुम यूँ मुझसे मज़ीद भाग नहीं सकती। अगर आपने मुझे किसी काम से बुलाया था तो बताएं, वरना मैं चलती हूँ। वो मुड़कर जाने लगी। मैं ये गुरेज ख़त्म करके ही रहूँगा डॉक्टर साशा। वो मध्यम लहजे में गोया। साशा ने नज़र उठाकर इसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था। आंखों में जाने कौन से रंग लहरा रहे थे। एक खास सा तासुर झलक रहा था। इनसे वो कमरे से निकल गई। मैं तुमको पा ही लूँगा। मोहब्बत में ताक़ुब की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद आ जाती है। लगन सच्ची हो तो अपना मतलूब ढूंढ ही लेती है, और मैं भी तुमको ढूंढ लूँगा। इसने सर कुर्सी से टेक दिया। कैसेट प्लेयर की आवाज़ ऊंची करके इसने आंखें मूंद ली। इसके अंदर के तमाम मौसम जैसे सर्द से हो गए थे। अंदर के सन्नाटे पर इस कदर गहरी धुंध की चादर लिपटी हुई थी कि साय के बढ़ते कदम क्या मायने रखते थे। क्या था ये शख्स, कोई शराब या फिर कोई हकीकत? वो एक बार फिर ख्वाहिश सी होने लगी। वजूद पर बरसों की थकन आन पड़ी। धड़कनों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। जाने ज़िंदगी ने अब इसके लिए क्या लिखा था, क्या ज़ाइम थे इसकी किस्मत के। इसके अंदर के फैले खौफ के साथ कुछ और भी गहरे हो चले थे। वो मज़ीद अपने वजूद से जुआ खेलने को तैयार नहीं थी। काश वो कहीं दूर भाग सकती, इस शख्स से, इस वहशतों से, इस मोहब्बत से। साशा जान, कब से बाजें दे रही, क्या हो कर रही थी? अम्मी की आवाज़ पर बुरी तरह चौंकी। ना महसूस तरीके से नम हुए गालों से इसने जल्दी आंसू खुश किए और उठ गई। तुम्हारे डॉक्टर्स आए मिलने? सालिहा बेगम ने इसकी सूजी हुई आंखें नज़रअंदाज कर दी। इरम आई क्या? हाँ, और भी डॉक्टर्स हैं साथ। सबके नाम तो मैंने नहीं पूछे। वो बोली। अरे हाँ, यहाँ आज? वो किस लिए? इसने सोचा। अच्छा मैं आती हूँ, आप अच्छी सी कॉफ़ी बना कर भिजवा देंगी प्लीज़। वो जल्दी से वॉशरूम में घुस की सालिहा बेगम ड्राइंग रूम की तरफ चल दी। वो आ रही है, अब तमाम काम तुम लोगों के हवाले। वो इनसे कहने लगी। अरे आंटी, परवाह ना करें, इस लड़की का दिमाग ठिकाने लगा दी तो असद नाम नहीं, आप बस अच्छी सी चाय लवाजमात समेत भिजवा दें। असद दोनों हाथ मलता हुआ मज़े से बोल। खुदा का वास्ता असद, यार मार ना पड़वा देना डॉक्टर साशा से। आमिर अब भी परेशान था, मगर साइक ने जब इन सबसे मदद मांगी तो इनकार नहीं कर सके। लम्हे भर को तो ऐसा चुप सा रह गया, फिर हंसती है। ज़िंदगी कुछ पाने कुछ खोने का ही तो नाम है। साइक जानता था अभी खुद से पेशकदमी कबल अज़ वक्त हो सकती है। इसने दिल का हाथ इनसे कह दिया। डॉक्टर असद, ये ज़रा मांग तांग का सिलसिला कम कर दें। यूँ लोगों के घरों में चाय कॉफ़ी मांगना क्या अच्छा लगता है? आंटी हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अम्बर ने खार खा कर कहा। बुरी बुरी शक्लें बनाती अम्बर पर असद ने निगाह डाली तो कुछ टिटक सा गया, और जो इसको मज़ीद तपाने के चक्करों में था, लम्हे भर में पटरी बदल गया। अरे आपको बुरा लगा तो मैं आंटी को मना कर देता हूँ। ये एड्डी शराफत। वैसे और कौन कौन सी आदत आप मेरी बदलना चाहती हैं? वो इसके बेहद करीब आकर बैठ गया। अंबर ने इसके बदलते लहजे पे से घूर कर देखा और परे खिसकी। अपनी औकात में रहे, आप समझे? मुझसे फ्री होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसकी मुस्कुराहट अंबर को जहर लग रही थी। अरे आप तो सब आए, क्या अस्पताल खाली छोड़ें? वो हंसकर बोली। आज दूसरे ग्रुप की ड्यूटी थी, भूल गई क्या? और वैसे भी वो किंग कॉन्ग तो हर वक्त वहाँ ही मौजूद रहते हैं। असद मुंह बना के बोला। किंग कॉन्ग? डॉक्टर साइक को कह रहे हैं, बेचारे तमीज़ से बिल्कुल बेबहरा है ना। अंबर अब तक असद से खार खाए बैठी थी। भाई आप साहब क्या बेकार बातें लेकर बैठ गए? कुछ अच्छी अच्छी बातें करें, क्या फजूल बहस शुरू कर दी? आमिर इन सबको असल टॉपिक की तरफ लाना चाह रहा था। वैसे डॉक्टर साशा, आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? आमिर के जुमले ने साशा को हिलाकर रख दिया। साशा के हाथ से चम्मच छूट गई। शादी? सभी थक से रह गए। इरम ने बेसख्त अपना सर पीट लिया। आमिर बेचारा एकदम परेशान सा हो गया। क्या मैंने कुछ गलत अंदाज में बात शुरू की? आखिर यही बात तो करने आए थे। जी वो असल में ये सब, यानी कि हम सब, मेरा मतलब है हमारा ये ख्याल है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। आमिर ने हिकलाते हुए जल्दी से बात मुकम्मल किए जाने बिना कि वो हालात को मज़ीद संगीन कर रहा था। इसने माथे पर आया पसीना साफ किया। साशा के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। क्या फजूल बोलते जा रहे हैं आप डॉक्टर आमिर? आप इरम की समझ में नहीं आ रहा था बात कैसे संभाले। दिल तो चाह रहा था इस बेवकूफ़ लड़के का गला दबा दे, मगर क्या करती, कसूर इसका भी नहीं था। वो कब साशा की बिलाल से शादी के बारे में जानता था, और आए तो वो इसी मकसद के लिए थे कि किस तरह साशा को साइक का सामना करवा दें और इनके दरमियान रिश्ता जुड़ जाए। मगर अब साशा अब भी परेशान थी। उंगलियां मरोड़ती वसत की निगाहों की जद में थी। अरे साशा, आप आमिर के मजाज पर परेशान होगी? छोड़े इस पागल को, हम तो सब आउटिंग का प्रोग्राम बना कर आए थे।
सोचा था आपको साथ लेकर निकल चलेंगे। इसने बर वक्त सोचा, वरना साशा की बदलती रंगत से इसका ज़हनी इंतशार हो बेता था। साशा ने एक नज़र इरम पर डाली। इसने भी आंख के इशारे से चलने को कहा। सभी आइडिया पर खुदा का शुक्र बचा रहा है। मगर मैं इस वक्त, इसने अपने हुलिया पर नजर डाली, वो भी सही तरह संभली नहीं थी। चले 5 मिनट में फटाफट तैयार हो जाए, इतनी देर में हम किंग कॉन्ग को भी ले आए। असद इसको ज़हनी तौर पर तैयार होने का मौका भी देना चाहता था। क्या? वो साइक का नाम सुनते रुक गई। प्लीज़ साशा, अब और कुछ नहीं बोलिएगा, तैयार हो जाए। असद ने धीरे से मगर बहुत संजीदगी से साशा से कहा। इसने हैरत से इस लापरवाह से लड़के को देखा जो दुनिया की तमाम संजीदगी निगाहों में लिए से रिक्वेस्ट कर रहा था। वो खामोशी से तैयार होने के लिए उठ गई। वो सब जा चुके थे, मगर साशा की समझ में सब बाहर था। ये सब कैसे इन्वॉल्व हो गए किस्से में, और आखिर ये क्या चाह रहे थे? यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो सब मिलकर इसे साइक की जानिब धकेले थे। मगर क्यों? और वो शख्स क्या दोगला खुदगर्ज इंसान था वो? जब वो कभी साशा का था ही नहीं, तो क्यों इसे अपनी जानिब मतवज्जा करने पर तुला हुआ था? आखिर इन सब बातों का मकसद क्या था? वो थक गई थी, हारने लगी थी। और फिर असद कितनी इल्तिजा के बावजूद खुद को इनके साथ जाने पर मजबूर नहीं कर सकी। वो अपनी ज़िंदगी का ये बाब बंद कर चुकी थी। इसको खोलकर वो तमाम ज़िंदगी के दुख दोबारा मोल लेने की हिम्मत नहीं रखती थी, किसी के लिए भी नहीं। वो सभी से लेने आए तो वो कमरे में बंद हो चुकी थी। सबकी सरतोड़ कोशिश के बावजूद वो कमरे से नहीं निकल सकी। असद वगैरह साइक से बेहद शर्मिंदा थे, और फिर साइक ने से मज़ीद तंग करने से मना कर दिया। वो सब खामोशी से वापस चले गए। और साशा वो फूट फूट कर रो दी। इस दिन के बाद से वो अस्पताल भी जाना छोड़ चुकी थी। सब इसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। अब तो इसे जीना भी मुश्किल लग रहा था। आज कितने दिन हो गए थे इसे अस्पताल गए हुए। लाउंज में कसलमंदी से बैठी थी जब वो अचानक चला। तो आखिर खुद को समझती क्या? अगर इस शोबे को अपनाया था तो फिर सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचना छोड़कर इन इंसानों के बारे में भी सोचो तो तुम्हारे आज से वहाँ अस्पताल में पड़े। साई की ऊंची आवाज़ पर इसने बुरी तरह चौंक कर सर उठा। चिल्लाइए मत डॉक्टर साई, ये मेरा घर है, आपका वार्ड नहीं। यहाँ आने के लिए आपको मेरी इजाज़त की ज़रूरत है। किस लिए आए आप यहाँ? तुम्हारा इतने दिन अस्पताल से गैर हाजिर रहना क्या मकसद रखता है? मेरी तबीयत नासाज थी, वो बेनियारी से मुंह फेर कर बोली। झूठ किससे बोल रही हो साशा? मुझसे? मेरी तरफ देखो, क्या मुझसे गुरेज करना चाहती हो? यही वजह ना रोज़ रोज़ छुट्टी की। साइग ने से कंधों से थाम कर इसका रुख अपनी तरफ फेर लिया। मैं नौकरी छोड़ने का सोच रही हूँ। इसने झटके से अपना आप साइग के हाथों से छुड़ाया। और क्या क्या छोड़ोगी तुम मुझसे दूर भागने के लिए? वो गहरी आहिस्ता आवाज़ में झुक कर इसके कान के पास बोला। मैं आपकी फजूल बातें सुनने के लिए मजबूर नहीं हूँ, और ना ही आपके किसी सवाल की जवाब। तुम मेरे हर सवाल की जवाब दो। मेरे बीते हुए इन 3 सालों की जवाब दो जो मैंने अजियत में गुजारे। मेरी हर बेचैनी, हर दर्द की जवाब दो जो तुमने मुझे अनायत किए। और आज मैं इन सब का हिसाब तुमसे लेकर ही रहूँगा। वो अब अपना सब्र खो रहा था। इस लड़की ने इसे पागल करके रख दिया था, मगर साशा इसे हैरान सा देख रही थी। ये सब साइक क्या कह रहा था? किन दुखों की, अजियतों की दास्तान बयान कर रहा था? वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। इसने इन गहरी आंखों में झांक कर देखा जहाँ बीते गमों की परछाइयाँ से साफ नजर आ रही थी। वो बुरी तरह कंफ्यूज हो रही थी। क्या चाहता था वो शख्स इससे? क्या वो वाकई से चाहता था बीवी की मौजूदगी के बावजूद? अगर ऐसा था तो भी से कोई हक नहीं था इसी चाहत पर। इसकी बुरी तरह साइक पर गुस्सा चढ़ गया। बोलो साशा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या हक था तुम्हें यूँ मुझे जिंदा दरगोर करने का? वो पूछ रहा था। साशा फट पड़ी। कौन होते हैं आप मुझसे कुछ भी पूछने वाले, सवाल करने वाले? सवाल तो मैंने आपसे करने थे डॉक्टर साइक। आपने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। मुझे जिंदा दरगोर आपने कर दिया। मुझसे जीने के तमाम हक छीन लिए। मैं गिला भी ना कर पाई। जैसा खेल आपने मेरे साथ खेला, जैसे मेरे जज्बात मजरू है। कोई और होता तो शायद दम दे देता, मगर मैं तो उफ भी ना कर पाई। वो बोल रही थी, रो रही थी। कितने आंसू रवा थे इसके नैनों से, कितनी शिकस्ता नजर आ रही थी। वो साइक सुनसा इसे देख रहा था। तुम अब ये घिनौना खेल अब मजीद नहीं खेल सकते। किस खिलौने खेल की बात कर रही थी वो? आखिर इसने ऐसा क्या किया? वो अनजान से इसे देख रहा था। इसने आगे बढ़कर टूटी बिखरती लड़की को सामना था। साशा, वो मध्यम लहजे बोला, मगर वो सुन कब रही थी। आज इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। आज इसके सामने इसका पुराना साइक खड़ा था। वो आपसे तुम पर जाने कब भागी थी? तुम किसी और की पनाह थे साइक, तो फिर मुझे क्यों इसका पनाह का हिस्सेदार बनाया? क्यों मुझे अपने हसार में कैद किया था? अपनी एक घर गृहस्थी के बावजूद तुमने मुझसे मोहब्बत का खेल क्यों खेला? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने सोचा होगा मैं कभी भी तुम्हारी बीवी बच्ची के वजूद से वाकिफ़ नहीं होंगी। कितने जालिम हो तुम साइक। तुमने 3 जिंदगियाँ तबाह कर दी। तुम जालिम और साइक जालिम। वो जाने क्या क्या कह रही थी। साइक मजीद नहीं जान पाया। वो जो इसे अपना जानकर इसे थामे खड़ा था। इसने एक झटके से साशा के वजूद से हाथ उठा ली, जैसे इसके जिस्म ने साइक को जला कर रख दिया। क्या ऑल फॉल बकती जा रही हो? वो अचानक सर लहजे में बोला। कह दो कि सब झूठ है। कह दो कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम एक बेटी के बाप नहीं हो। वो चीख रही थी और साइक को अभी से गौर से देख रहा था। एकदम इसका चेहरा हर जज्बे से आरी हो गया। आंखें शोले की तरह जल रही थी, मगर लब खामोश थे। गर्दन की रगें तंग नहीं हुई थी। कैसे कुछ कहोगे? इसलिए कि मैंने अपनी आंखों से देखा इनको। साशा तंजी इसकी खामोशी पर बोली। वो अब्बी से देख रहा था। लबों पर एक जामत चुप थी। वो पजल होकर बोले जा रही थी। वो तस्वीर मैं कैसे भूल सकती हूँ? हाँ, कुछ भली सी इबारत भी लिखी थी इसके पीछे। वो भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? अपने साइक के लिए इसकी नन्ही सी गुड़िया और मैं, तुम्हें हमेशा याद करने वाली महीन, यही लिखा था ना? ये तुमको ये भी भूल गया? हेलो, 2 रुपये मुँह तेरे थे ऊँधी भैनों की बनाते। तंज में डूबे लहजे भी अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। और तुमने कभी मुझसे वजाहत भी नहीं चाही? वो बेतासुर सर्द लहजे में बोला। तुम ठीक थी साशा, गलती पर तो मैं था। मेरा इंतखाब भी गलत निकला। ले मैं तुमको आज तक देवी की तरह पूछता है। तुम मुझे बिना बताए छोड़ गई। मैं इसी बात पर खुश रहा कि तुम खुश हो।
तुम पर गुस्सा आता तो मैं अपने आप को कोसता था कि मैं कितना खुदगर्ज इंसान हूँ। मोहब्बत तो वो जिसमें इंसान महबूब को खुश देखकर खुश हो। वो बोल रहा था। साशा इस बेतासुर आवाज़, बेतासुर चेहरे पर हजार तासुर देख रही थी। झूठ बोल रहे हो तुम, इसने धीरे से कहा, मगर आज इसे खुद अपनी आवाज़ पर यकीन महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि सामने खड़े शख्स की आंखें इसकी सच की गवाही दे रही थी। तुमने मेरे बारे में कितनी गलत अंदाजे लगाए साशा। तुमने मुझे एक ऐसा शख्स समझा जो अपनी बीवी के होते हुए गुलछड़े उड़ाता फिरता है, फ्लर्ट करता है। लहजा मध्यम था मगर आवाज़ में कितना कहर था। साशा ने घबराई हुई एक नज़र इसके चेहरे पर डाली। वो चेहरा जो सच की दास्तान सुना रहा था। लफ्ज़ों की सच्चाई चेहरे पर रकम थी। वो भौंचकी से रह गई। पहले क्यों ना इसको सब दिखाई दिया तो क्या इतने साल? नहीं नहीं, ये नामुमकिन था। दिल ने दुहाई दी। अपने बेमकसद लुट जाने पर रो देना चाहती थी, नफ़ी कर देना चाहती थी इन सब सच्चाइयों की। वो रो देना चाहता था, नफ़ी कर देना चाहता था इन सब सच्चाइयों की, लेकिन क्यों नहीं मुमकिन था। दिमाग आज बस जिद था अपनी सुनाने में। जिस साई को इसने चाहा वो तो शुरू से सच्चा इंसान था। इसने तो हमेशा इसे दुनिया की हर बुरी नज़र से बचा कर रखना चाहा। वो तो इसे हमेशा कांच की गुड़िया की मानद रखता था। इसकी ज़रा ज़रा सी मामूली सी तकलीफ पर तड़प उठने वाला था। वो तो फिर कैसे बदजन होगी वो अपने साइक से। दिमाग आज दिल की कुछ सुनने को तैयार नहीं था। सालों की पड़ी धूल जैसे इसकी आंखों से हटती जा रही थी। आज जबकि ज़माने ने इसे हर ऊंच नीच से वाकिफ़ कर दिया तो वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर होगी। मगर फिर वो तस्वीर, वो तहरीर एक तजब्जब से साशा की आंखों में लहराए। साइक को और इसके चेहरे के बदलते जिस बात को देख रहा था, शक्की पर छाई इसकी आंखों में लहराई तो वो तंजिया मुस्कुरा। वो आज भी इसी मंजिल पर खड़ी थी, बेदबारी की। मगर साशा ने इस बार में बहुत बड़ा धोखा खाया था। बिलाल का तशद्दुद याद करके वो लहरा छूटी। क्या वो दोबारा किसी गलती का हौसला रखती थी? साशा बेगम, तुमने मेरी पूजा की तो क्या मेरे रहम की भी हकदार नहीं? मुझे तुम्हारी बदनसीबी पर तरस आ रहा। तुम जाने किस दुनिया के लोगों से मिलती नहीं, मगर ये जान लो कि साइग ने कभी किरदार पर धब्बा नहीं लगने दिया और आज भी वो ऐसा नहीं होने देगा। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 कीमती साल तुम्हारी परस्तिश में गंवा दिए। पलट कर जाने लगा। साइग वो तस्वीर साशा खिला कर रखी। अब पूछ रही हो जब कुछ बाकी नहीं बचा? नहीं बताऊंगा डॉक्टर साशा, कभी नहीं बताऊंगा। ये सवाल तुमने मुझसे उस वक्त किया होता तो ज़रूर जवाब देता, मगर अब नहीं, हरगिज़ नहीं। वो सख्त लहजे में कहता हुआ कमरे से निकल के साशा साथ खड़ी रह गई। चलो, इरादा बदल गया तेरा? क्या तुमने ये सब साइक के बारे में सोचा? असद चतुर सा रह गया। अगर किसी और के बारे में कहती तो मैं मान भी लेता, मगर साइक, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया पागल लड़की? असद को गुस्सा चढ़ रहा था। साशा ने नजरें झुका ली। दिल के सवालों से तंग आके इसने असद का सहारा मांगा। जो सवाल इसे बरसों पहले से साइक से करना चाहिए तो वो आज असद से करी थी। वो दोबारा इसे खोना नहीं चाहती थी। जानती भी थी कि वो भी इसे कबूल नहीं करेगा, लेकिन वो अपने मकरूर रवैये की तलाफी करना चाहती थी। इसमें अगर इसके आना का बुत पाश पाश भी हो जाता तो नुकसान का सौदा नहीं था कि मोहब्बत में सौदेबाजी नहीं होती है, तो बस हो जाती है और हमेशा रहती है। साइक ने इसे बिला मशरूत चाहा था और इसने बदले में इसके अनामत दानगी इसके वकार को ठेस पहुंचाई। तलाफी की बारी इसकी थी और रास्ता सिर्फ असद था। ये तो मुझे नहीं मालूम तुम किस तस्वीर की बात करी हो, मगर इसकी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई है तो वो महीन आपी और इनकी बेटी शिजा है, जिनसे वो पागलों की तरह प्यार करता है। क्या इनके बारे में तुमने ऐसा सोचा? असद अब भी इस दीवानी लड़की की अकल पर हैरान था। ये लड़कियां भी कितनी जज्बाती होती है, भला कोई यूँ भी अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाता है। इतनी मामूली सी गलतफहमी पर इसे यकीन नहीं आ रहा था। असद तब का वक्त और था, मैं बहुत जज्बाती लड़की थी। साइक को पसंद भी मेरे दिल ने लम्हा भर में किया और मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ था, खामोश था, अपनी दुनिया में मगन। इसने हमेशा अपने बारे में बताने से गुरेज किया था। जाने क्यों मुझे हमेशा लगता कि जैसे मुझसे कुछ छुपा रहा हो। वो कह रही थी और असद सोच रहा था, हाँ शायद ऐसी जज्बाती और अल्लड़ उम्र की लड़कियाँ यूँ अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी का भी नुकसान कर देती हैं। इसको वाकई नाहक दुखों पर अफसोस हो रहा था जो 2 अच्छे लोग की ज़िंदगियों को वीरान कर गए। वो रंजीदा हो गया। मैं बहुत बुरी हूँ असद, बहुत बुरी। वो सिसक रही थी। साइक को दुख देकर खुद देखो मैंने क्या पाया। मैं तो बिल्कुल टूट फूट कर रह गई। मेरी तो रूह और जिस्म दोनों घायल है। क्या मेरी गलती की इतनी सदा काफ़ी नहीं? असद को इस पर भी तरस आया था। मासूम मगर बेवकूफ़ लड़की ज़िंदगी के कितने घिनौने तलख हालात का सामना कर चुकी थी। उसे भी तेरा कोई हाल नहीं, तेरा ना दिमाग की सर्जरी की तेन जरूरत है। दिमाग का ट्रांसप्लांट करा अपना किसी पास कोई चंगे डॉक्टर को। साशा इसे मना लो, आज भी तुम्हें चाहता है। इसने तुमसे इश्क किया और यूँ एक दिन में ख़त्म नहीं होता। इसके पंदार को ठेस लगी, अपनी मोहब्बत से इसके ज़ख्म भर दो। तुमसे रूट कर तो वो दुनिया से रूट के जाओ, इसे मना लो। आज वो सब कुछ पा लेने या खो देने आई थी। इसने कांपते हाथों से कॉल बेल पर हाथ रखा। इंतज़ार के कितने लम्हे सदियाँ बनकर बीत आई थी। जी किससे मिलेगी आंटी? प्यारी सी बच्ची से इस नबी निगाहों से देख रही थी। आप शीज़ा? इसने बैठते पूछा। अरे आपको कैसे मालूम? आपके परी है? वो हैरान होकर आंखें पटपटा कर बोली। साशा हौले से मुस्कुराकर खड़ी होगी। नहीं बेटा, आपके मामू घर पर है। इसने लंबा सा सांस सीने में भरा। साइक मामू? जी बेटा, आइए ना आप अंदर ड्राइंग रूम में बैठ जाएं। मामू तो कमरे में बंद रहते हैं। वैसे आंटी आप डर ना जाना, आजकल इनका मूड ऑफ रहता है। कभी कभी तो बिल्कुल जिन बन जाते हैं। अम्मी कहती है जब मामी आ जाएंगे ना तो वो ठीक हो जाएंगे। शीज़ा शायद बोलने की शौकीन थी। साशा हौले से मुस्कुरा दी। शीज़ा भागो यहाँ से। किसी खातून की आवाज़ पर इसने पलट कर देखा। तुम साशा हो ना? महीना आपी ने इसे लम्हे भर में पहचान लिया। जी आपी। नदानी से इसकी आंखें झुकी। नाजुक सी पूर्वकार सी महीना आपी के बारे में इसने क्या सोचा था? अरे मेरी जान आओ ना। गायबाना तो तुमसे अरसा हुआ तारुफ हो गया, मगर पिछले चंद माह तो सिर्फ तुम्हारा नाम सुन सुन कर गुजरे। वो इसे प्यार से अपने साथ लिपटा कर बोल रही थी। अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ के एहसास साशा के चारों तरफ फैला था। वो खामोशी से इनके सीने में दुबकी खड़ी थी। कितना दिल करता था तुमसे मिलने को, मगर पागल लड़का है ना, बस मिलाता ही ना था।
अरे मेरी अक्ल देखो, अपना तारुफ करवाया नहीं, मैं महीन हूँ। वही से अंदर बिठाते हुए बोली, जी मैंने पहचान लिया था। सच? चलो इसका मतलब इस लड़के ने मेरा तारुफ करवा दिया था। साशा को शर्मिंदगी ने घेर लिया, मगर आप ही महसूस नहीं कर पाए। अच्छा ये तो बताओ, क्या तुम दोनों में कुछ झगड़ा हो गया क्या? वो मोहतरम तो काट खाने को दौड़े हैं आजकल। आप ही शायद तमाम हालात से आगाह नहीं थी। इसने शुक्र का सांस लेने के सामने तो अपनी सोचों की जिल्लत उठाने से बच गई थी। साइक से मिल सकती हूँ? वो हौले से पूछ बैठी। हाँ भाई, वो शीज़ा अब तक बुला चुकी होगी साइक को। नाराज़ बैठा होगा। अच्छा यूँ करो, तुम खुद ही चली जाओ, ये बराबर वाला कमरा इसका। राहदारी से इस तरफ इन्होंने इशारा किया। साशा से मिला लो, बहुत अच्छा है। वो आहिस्ता से बोली तो बाहर निकलती साशा के कदम थम गए। आप ही, आपसे भी कुछ कहना था। हाँ बोलो। माहिना आप ही चाय बनाने के लिए जाते जाते रुक गई। मेरी शादी हो गई थी और फिर तलाक। और जज्बे से आरी आवाज़ में बोली, आज वो हर पर्दा उठा देना चाहती थी, चाहे ऐसे इसकी जान चली जाती, इसकी रूह तक घायल हो जाती, इसे परवाह नहीं थी। माहिना भी धीरे धीरे इसके करीब आ गई। इसका झुका हुआ चेहरा हाथों के प्याले में लेकर इसे तकने लगी। साशा ने डरते डरते इनकी जानिब निगाह लगाई। जानती हो चंदा, मगर इस बात की ज़रूरत तुम्हें अल्लाह ताला ने दी है, वरना हम कौन होते तनकीद करने वाले। तुम हमारे लिए एक अनमोल मोती हो, मेरा एतबार करो, जाओ इसे मना लो। वो इसके सर पर हाथ रखकर प्यार से बोली। आप भी? वो सिसक उठी। बिलाल? वो कुछ कहने लगी। नहीं साशा, किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं। जो शख्स हमारी ज़िंदगी से निकल गया, हम इससे क्या सरोकार, भूल जाओ इसे एक डरावने ख्वाब की तरह। जाकर इस फजूल लड़के के दिमाग ठिकाने लगा, मैं चाय लेकर आती हूँ। वही से हौले से धक्का देकर बोली। कितना ही बहुत साशा के सीने से सिरक किया, अब तो रूठे सनम को मनाना था। इसने धीरे से दरवाज़ा अंदर को धकेला। वो कमरे की जाने पुष्ट के खिड़की के पास खड़ा था। इसके दाखिल होते साइक का बारों की तरफ जाता हाथ हवा में रुक गया। इसकी आहट तक को पहचानता था वो। चली जाओ साशा, वो थके थके लहजे में बोला। चली जाऊँगी साइक, ज़रूर चली जाऊँगी, फिर कभी ना आने के लिए, मगर मेरी एक इल्तिजा तो सुन लो। इसने मध्यम से इल्तिजा की। जो कुछ इस दिन तुम्हारे मुँह से सुन लिया साशा, क्या वो काफ़ी नहीं? मैं तो खुद अपनी नज़रों से गिर गया, अब मज़ीद क्या इल्ज़ाम लगाने आई हो? अपने कसूर की माफ़ी मांगने आई हो साइक। तुम्हारा दिल दुखाया, तुमको अजियत दी, इसके बदले में जो कुछ मैंने ज़िंदगी से पाया, कर तुम समझते हो कि मेरी सज़ा के लिए ना काफ़ी था, कम था, तो जो जी मैं सज़ा तजवीज़ कर लो। मैं सब सहने को तैयार हूँ, मगर बदले में एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माफ़ कर दो। साइक ने इसके भीगते लहजे को दिल पर महसूस किया। टूट कर चाहता इसने इस लड़की को, और इसके लिए स्मैश बन गई थी। साशा प्लीज़। इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो शायद इस लड़की को आज तक नहीं जान पाया था। अगर बिलाल की तशद्दुद पसंदी, इसकी अजियतें तुमको मेरी सज़ा के लिए कम लगती हैं तो वो बोल रही थी। खामोश हो जो साशा। साइक तड़प उठा। नाम ना लो इस शख्स का मेरे सामने, मेरा खून खौल उठता है। साइक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। साशा की अजियत का सोच भी नहीं सकता था। मुझे माफ़ कर दो साइक, तुम पर शक किए इससे बढ़कर और क्या गुनाह कर सकती थी मैं। मुझसे बड़ी भूल होगी। मेरी जैसी जज्बाती और बेवकूफ़ लड़कियों की यही सज़ा होनी चाहिए। वो इसके कदमों में झुक गई। नहीं साशा प्लीज़, ऐसे मत को। वो तड़प कर एक कदम पीछे हट कर इसे उठाने लगा। आंसू साशा की आंखों से टूट टूट कर गिर रहे थे। साइक को वो अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हुए। इस भिमानी लड़की ने कितनी जिंदगियां दुखी कर रखी थी, खुद भी अजियत काट रही थी। साशा पर टूट कर प्यारा। मैंने तुमको चाहे साशा, तुम्हारी परस्तिश किया, तुमको कोई गज़न पहुंचे मैं सोच भी नहीं सकता। तुमने मेरे किरदार को घटिया जाना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मगर अब तुमको ठुकरा कर मैं एक और गलती नहीं करना चाहता। वो फूट फूट कर रोती और साइक ने से रोने दिया। जानती हूँ साशा, तुम्हारी आंखों में मुझे अपनी ज़िंदगी नज़र आती है। तुमसे मुझे अपनी हयात की रंगीनी का एहसास होता है। तुम तो मेरी जीत का हासिल हो। आज जितना रोना रो लो, ये आंसू आज के बाद इन आंखों में कभी ना आए। देखो आज के बाद ये तकलीफ दे बाप हम कभी नहीं खोलेंगे। खौफ की हर परछाई तुमसे दूर होगी। मेरी पनाह हमेशा तुम्हारे लिए थी और आज भी तुम मेरी पनाह में होगी। बोलो मेरा एतबार करोगी? वो हाथ बढ़ाए पूछ रहा था। क्या ज़िंदगी यूँ भी मेहरबान हो सकती है? वो हैरानी से तकती चलेगी। बॉल भी दो यार, वरना आप जो एतबार तोड़ा तो तुम्हारा साइक जानवर नहीं हो सकेगा। इसने हाथ हनू साशा की तरफ बढ़ाया हुआ था। साशा ने भीगी आंखों समेत मुस्कुराते हुए इसके हाथों में हाथ दे दिया। तमाम मौसम मुस्कुरा रहे थे। तो मेरा गर्मी में हशर ख़राब हो गया। ख़त्म शुद्ध। गाइज़ यहाँ पे हमारा आज का नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। ऐसा है कि ना मेरा बस हो गई है। देखती हूँ कमेंट सेशन अगर थोड़े हुए तो रीड करूँगी। अल्लाह यूपीएस बंद होने लगा। लाइट कब से नहीं आ रही, 1 मिनट रुको ना ज़रा। कमेंट्स रीड कर लेते हैं, देन वीडियो एंड करेंगे। सईदा सुमेरा, ज़बरदस्त अमेजिंग नावल। थैंक यू सईदा सुमेरा। रिदा बासी, बेस्ट नावल, लव योर वॉइस प्रीटी लेडी। थैंक यू वेरी मच, बट प्रीटी गर्ल्स साउंड्स आर मच बेटर। मजाक कर रही हूँ, भी लेडी नहीं हूँ मैं भी। थैंक यू रिदा। ज़ैनब सागिर, बहुत 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 ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब सागिर। म्यूज़िक लाइफ, बहुत ज़बरदस्त। इर्तज़ा ने तो बहुत ही स्मार्टली गेम खेला। वैसे सारे नावल में, सारे गेम में उसको उसकी स्नो वाइट मिल गई। सही बात है। और हानी सबसे क्यूट था। मिशाल और अरेश के सीन भी बहुत क्यूट थे। वली को भी बहुत शुक्र अक्ल आ गई, वो टाइम से चला गया। और फाइनली एंड पर तबीर को उसकी कज़न सिस्टर भी मिल गई। वैसे एक बात है, अरेश ने पूरे नावल में हानी की सिस्टर के लिए ट्राई किया,
वो तो आई नहीं, लेकिन दूसरी साइड पर तबीर की गुड न्यूज़ आ गई। सही बात है, चलो उनके पास हानि तो था ना अभी। बहुत अच्छा नावल था, बहुत मज़ा है सुन के। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच म्यूज़िक लाइफ। नीस पानो, बेहद प्यारी स्टोरी है। थैंक यू डियर, वेलकम। थैंक यू नीस पानो फॉर योर लवली कमेंट। हबीबा खान, नाइस नावल बट बहुत जल्दी जल्दी पढ़ती हैं आप, प्लीज़ कोशिश कीजिए थोड़ा स्लो पढ़ें। ओके जी, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ट्राई ज़रूर करूँगी हबीबा कि मैं स्लो पढ़ूँ। सम्यार शेख, बेस्ट नावल। थैंक यू सम्यार शेख। हुस्ना बानो, बहुत सुपर, बहुत अच्छा था। सदाम भी और यजदान का भी करेक्टर बहुत अच्छा था, अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच हुस्ना बानो। ज़ैनब सागिर, अच्छा था, थैंक यू ज़ैनब। रबिया ख़ान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुज़म्मिल ही इर्तज़ा है, बस आपको सही ही लग रहा था कुछ कुछ। थैंक यू रबिया। फ़रा यासिर, नाइस, थैंक यू फ़रा। ये कौन है? निशा मोहतसिम, मैंने आपका एक नावल का नेम तो बता दिया था, दूसरा का मुझे नहीं पता चल रहा। करेक्टर नेम बताएं, शायद बता सकूं। आयशा आसिफ, स्टोरी अच्छी थी बट इन फास्ट फॉरवर्ड मोड। चलो कभी कभी फास्ट फॉरवर्ड भी सुनना चाहिए था यार। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करे ना, वो स्पीड से ना जाकर ना एडजस्ट कर दिया करें, वहाँ से हो जाती है तो फिर वो थोड़ा मसला सेट हो जाएगा। लेकिन मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ सकूँ। साइम वहीद, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त वॉइस, ज़बरदस्त नावल स्टोरी। थैंक यू वेरी मच साइम वहीद। साइम वहीद, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त वॉइस, ज़बरदस्त नावल। पहले सुना हुआ लेकिन आपकी वॉइस में इसलिए फिर से सुन लिया। थैंक यू वेरी मच डियर। म्यूज़िक लाइफ, नाइस नावल, लेकिन जिनके पेरेंट्स ना हो उन बच्चों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, नो डाउट ये तो है। अब रीम का भी कोई कसूर नहीं था, फिर भी उसको गलत कहा सब ने। उसकी बहन अलग हो गई उससे, लेकिन एंड पे बहनों को रीयूनियन दिखाना चाहिए था वैसे। सही बात है, और ये भी बताना चाहिए था कि वो जो इतनी तड़प रही थी उसकी खाला उसकी बहन के साथ, तो उसका क्या बना। उधर उसकी माँ की सच्चाई सबके सामने खुलनी चाहिए थी। और जो उसकी चाची ने इल्ज़ाम लगा उनके साथ भी कुछ तो होना चाहिए था, और फैसल के साथ भी। फैसल नहीं, नबील था। और चाची के साथ क्या होता है, जो उसकी बहन ने दिमाग भरा है उसी ने सारा कुछ किया। रीचा, अपने इस नावल के एंड पे अपना रिव्यू ही नहीं दिया, आप दिया करें ना, मज़ा आता सुन के। स्टे ब्लेस्ड। आमीन, थैंक यू वेरी मच। म्यूज़िक लाइव देती हूँ मैं यार, बस कभी कभार मैं ऐसी सिचुएशन में नावल एंड करती हूँ ना कि मुझे बस होता है कि मैं आप तक पहुँचा दूँ। कभी कभार मेरे घर वाले, मेरे जो ये बच्चे हैं, इतना कोई नावल पढ़ना महाल कर देते हैं ना, रिकॉर्डिंग मेरी महाल कर देते हैं, तो फिर बस मैं कभी कभार इतनी आँख सड़ जाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ बोलना। लेकिन बात वही है कि ना, अभी आज थोड़ा सा घर खाली हुआ है, लेकिन फिर मेहमान थे, इस वजह से वो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ इस तरह की चीज़ होती है, फिर माइंड से निकल जाता है। म्यूज़िक लाइफ, ब्यूटीफुल स्टोरी, लेकिन ये तो अमीरम ने अंजल के साथ किया ना, बहुत बुरा किया है। मतलब अमीरम को पता था कि वो उसको पसंद करती है, फिर भी उससे कितना तंग किया उसको। जब यकीन आ गया कि वो सच में प्यार करती है तब भी बता नहीं रहा। लेकिन मुझे ज़्यादा बुरा तब लगा जब बेचारी ने अपनी शादी की शॉपिंग भी नहीं की, मीरम के प्रैंक की वजह से बेचारी का इतना दिल तोड़ा। सही बात है, शॉपिंग तो बनती थी। बाकी नावल अच्छा था, थोड़ा सा और होना चाहिए था। अंजल भी फुल तंग करती है मीरम को। सही बात है, ऐसा तो होना चाहिए था। थैंक यू म्यूज़िक लाइव। जुनैदुर्रहमान, आई एम फर्स्ट, बाकी रिव्यू सुनने के बाद दूंगी। जी ज़रूर, आपका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू जुनैदुर्रहमान। म्यूज़िक लाइफ, बहुत ज़बरदस्त नावल, ये रियलिटी बेस्ड था। जिसकी जो जगह है वो वहाँ ही अच्छी होती है। बेशक इस नावल में दिखाया कि शाज़िल जब रिश्पा के ज़िद पे अपने ससुराल रहता तो सब ड्रामा करते जिससे वो अपने घर जाने पर रेडी हो जाए। लेकिन देखा जाए तो रियलिटी में जब आप शादी के बाद रहो ना, तो आपकी वैल्यू नहीं रहती वैसे। तो मेरा ख्याल है जैसे सब शादी के बाद ससुराल रहते हैं वैसे ही रहना चाहिए। बाकी नावल बहुत अच्छा था। सही बात है, आपने बिल्कुल ठीक बात की है, ऐसे ही होता है, हर चीज़ अपनी जगह पे सजती है। थैंक यू वेरी मच म्यूज़िक लाइव। ये मैंने माइक नहीं लगाया हुआ, पता नहीं अब आवाज़ सही आ रही है कि थोड़ी कम आ रही है, नॉर्मल आ रही है, क्या आ रही है।
बस अभी मैं आके लेट के, मुझे नींद भी इतनी चढ़ी हुई है, मैंने कहा थोड़ा सा चलो कर लूँ। सायरा बट बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सायरा बट। सायरा बट बेहतरीन, थैंक यू सायरा बट। नावल मैंने रात में रिकॉर्ड किया था गर्मी में बैठ के, फिर कमेंट्स के लिए लाइट भी बंद हो गई थी पंखे के साथ साथ, फिर मैं सोने चली गई थी। और जब फिर अभी उठ के अब मुझे दोबारा नींद चढ़ रही है, लेकिन नावल तो आज आपको देना है, तो इसीलिए मैंने कहा कि कमेंट सेशन तो रीड करें, फिर उसके बाद देते हैं। मैं यहाँ पर माइक वगैरह लेके आई, सिर्फ फ़ोन था हाथ में, वैसे रैंडमली उठ के आ गई। वो गज्जे वज्जों के साथ अपने सारा सामान के साथ जब आती है ना रिकॉर्डिंग के लिए, वो नहीं सामान नहीं लग गया। म्यूज़िक लाइफ बहुत ही कोई ज़बरदस्त नावल था। निम्रा तो बहुत अच्छी थी, बस उसकी माँ ही बस अक्कड़ में थी सारे नावल में। वैसे बस नावल में निम्रा की माँ ही गलत थी, और या फिर उसकी नाना। मतलब आपको अपनी बेटी का पता नहीं कि क्यों आपने ये बात छुपाई है। वही ईद पहले से ही शादीशुदा है, सही बात है, सारा उसकी नाने की गलती है। जबकि राफिया अच्छी थी, वैसे उसने एक बार भी निम्रा या समरा के साथ गलत नहीं किया। और सबसे बुरी मुझे तब लगी तब निम्रा को कॉल पे इतनी ख़राब बातें की कि सिकंदर तुझे शादी करके ये का वो, ये तो वो कौन सी माँ ऐसी बातें करती है अपनी सगी बेटी से। ये कैसी माँ थी जिसके लिए अपनी अनाज ज़्यादा ज़रूरी थी। बस कुछ चूड़ों की अक्कड़ वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। समरा ने बहुत अच्छा किया, अगर वो सब बातें ना सुनाती तो उनकी माँ को कभी समझ नहीं आनी थी। बहुत अच्छा था नावल, स्टे ब्लेस्ड। आमीन, थैंक यू वेरी मच। बस आप दुआओं में याद रखा करें। सुभान मलिक ज़बरदस्त, थैंक यू सुभान मलिक। रोज़ आर्ट एंड डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त नावल था, थैंक यू रोज़ आर्ट एंड डिज़ाइन। म्यूज़िक लाइफ ज़बरदस्त, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी थी। और हान ने अनुषा के साथ बहुत बुरा किया था, वैसे बहुत मुश्किल था वैसे उनका बचपन। और वही बात ना, जो इंसान खुद जैसा होता है उसको वैसा ही दूसरा भी लगता है। अनुषा की स्टेप मदर जैसे खुद थी वैसे अनुषा को समझती थी। मकाफात हुआ, लेकिन फिर भी अक्ल नहीं आई इनकी चाची को। खुद की बेटी एक बार भागी और एक बार डिवोर्स ले ली, लेकिन फिर भी इल्ज़ाम अनुषा को। लेकिन एंड पे और अनुषा को लव स्टोरी भी लिखना चाहिए था। आखिर के वो 8 ईयर्स वेट किया उन्होंने, लेकिन अनुषा बहुत अच्छी थी जिसने और को बहुत साथ दिया। सही बात है, थैंक यू म्यूज़िक लाइफ। सैरिश बाग ज़बरदस्त नावल, थैंक यू सहर। अनीस बानो बहुत ही ज़बरदस्त है, मगर शाजिया की ज़िद की वजह से दोनों बच्चों का बहुत नुकसान हुआ। खैर हैप्पी एंडिंग, थैंक यू डियर, वेलकम, थैंक यू अनीस बानो। सही कहा आपने, लेकिन सब शाजिया से ज़्यादा कसूरवार शाजिया का बाप था, जिसने अपनी बेटी को अंधेरे में रख के उसकी शादी कर दी। सैयद अलीज़ा बिल्लाल अमेजिंग, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे नावल, बहुत मज़ा है। हाँ यार, मैं एक दिन में 11 घंटे का नावल भी सुनती हूँ, लेकिन आजकल तो घंटे का नावल सुनना भी मुश्किल हुआ है। हो जाता कभी कभी, मैं भी किसी टाइम बैठ के 3-4 घंटे रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ एक दिन में। तो कभी कभी घंटे का नावल रिकॉर्ड करना मेरे वास्ते ऐसा अजाब बनया होंदा ना, मैं तुहानू की दस्सां। तो कोई नहीं, इट्स नॉर्मल, होता है, चलता है, दुनिया सुनने नहीं देते। और अगर मैं ब्लूटूथ लगा लूँ तो मेरे घर वालों को सारी बातें याद आ जाती हैं, लेकिन फाइनली 2 दिन में ख़त्म कर दिया मैंने। बस इतना ही है यार कहानी घर घर की। मैं वैसे ब्लूटूथ हैंड फ्रीज वगैरह यूज़ नहीं करती, मैं वैसे ही बैठी रहती हूँ, मतलब वैसे ही करती हूँ। मैं कुछ सुनती नहीं हूँ इतना ना। रील्स वगैरह अब थोड़ी सी गंदी आदत पड़ी है, नावल्स कम हो गए, वो रील्स वगैरह इंस्टा पे देख ली ये वो। लेकिन ज़्यादातर पहले तो मैं नावल्स पढ़ती थी, लेकिन अब मैं मोस्टली, बहुत टाइम हो गया मैंने कोई नावल नहीं पढ़ा। सोच रही थी आजकल मैं पढ़ूँगी, लेकिन अब जैसे मुझे नींद चढ़ रही है, मैंने सो जाना है। तो अभी मेरी यही रूटीन है, मैं आप नावल वही रीड कर रही हूँ जो आप लोगों के साथ पढ़ती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ। या मतलब ये कोई आप लोगों के लिए लॉन्ग नावल रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँ तो वो चीज़ें मैं अब करती हूँ। लेकिन उसके अलावा जो रूटीन में मैं पहले पढ़ती थी ना, पहले बहुत नावल पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा नावल पढ़ती थी, अब इतने पढ़ ही नहीं होते, क्या करे बेचारा, होता है, चलता दुनिया। लेकिन अव्वल अच्छा था, बहुत मज़ा आया। आयशा ने गलत किया, लेकिन उसके साथ भी गलत हुआ, बेचारे खुद की ज़िंदगी ख़राब हुई, बेटी की भी, और वो लानती वहाज ले भी गया तो आँख और पहचान भी बदल दी। लेकिन इर्तिज़ा बहुत तेज़ था यार, मतलब छोड़ो, चारों तरफ की गेम खेली है इसने, कभी इर्तिज़ा बन के, कभी मुजम्मल बन के, बेचारी दुआ को पागल ही बना दिया। सही बात है, ताबी ने चंगा घुमाया ने।
लेकिन इसमें कसूर भी बहाज का था कि एक गैर इंसान पर भरोसा किया। ठीक है वो इर्तज़ाई था और दुआ उसकी बीवी थी, लाइक फॉर एग्जांपल इर्तज़ा किसी मुज़म्मिल को भेज देता तो क्या होता। इर्तज़ा एड्डा पागल तो सी नहीं कि अपनी बीवी दे कोल किसी और बंदे ने भेजदा। और इसी वो मैडम थी जिसके मोहब्बत भी अपने गार्ड से ही करनी थी। वो कहते हैं ना दिल आए खोती तो बड़ी क्या चीज़ है गधी नहीं खोती कहा मैंने तो बस वही हिसाब था इधर भी। मुझे मुज़म्मिल के पहले सीन से शक था कि मुज़म्मिल इर्तज़ा, क्योंकि इर्तज़ा इतना पागल नहीं है कि अपनी बीवी के हिफाजत के लिए एक लड़के को भेज दे। लेकिन इर्तज़ा ने स्मार्टली गेम खेला और अपनी लाइफ भी सेट कर ली और मुल्क दुश्मन भी पकड़ा गया। मरियम का करैक्टर भी बहुत अच्छा था और इनकी एंडिंग भी अच्छी होगी। मिशेल भी गलत के घर से भाग कर, ऐसा तो फिर होता है ऐसे कामों में। सही बात है, इधर जलालत फिर मुकद्दर बांध दी है। सही बात है, लव मैरिज में लव तो ख़त्म होता था लेकिन मैरिज को ढूंढना पड़ता है। सही बात है, मैं मानती हूँ अरेंज मैरिजेज़ में भी कुछ सालों के बाद ऐसे ही होता है होता होगा नहीं होता है कि मतलब कोई होती हैं जो नहीं होता जिनमें, लेकिन फिर भी जो मेरे हिसाब से जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो अरेंज लव से थोड़ी सी ज़्यादा पायदार होती हैं। क्योंकि अरेंज जो होती हैं वो पेरेंट्स अरेंज करते हैं और वो कुछ सोच के कुछ देख के अरेंज करते हैं। बाकी हर बंदे का अपना नसीब है, वो नसीब दी गल है। बेशक अरेंज होवे लव होवे चलना नसीब क्या, लेकिन ये जिन्होंने बहुती अग लगी होंदी है ना पहले, उन्हों की अग छेती मट्ठी हो जाती है। भली बड़ा कुछ लानती था, पहले शादी की छोड़ दिया और एंड पर आ गया दावेदार बन के लानती इंसान। लेकिन अरीश का करैक्टर भी अच्छा था, बहुत अच्छा था। हानि का भी सो क्यूट, इतनी प्यारी बातें करता था। जब कोई बच्चा इतना प्यारा बोल रहा था तो सोचला मेरा दिल चाहता खा जाऊँ मेरा भी चाहता है, लेकिन जो हमारे अपने हैं ना सिर्फ उनको, मतलब बाकियों के साथ में नॉर्मली इंटरेक्शन होता है मेरा बाकी बच्चों के साथ, लेकिन अपने वालों के साथ ज़्यादा। आजकल तो तोता एक को ही है मेरा, वो एज़र अभी। वैसे अब वो सबसे छोटा नहीं रहा, उसका जो वो है ना टाइटल वो चला गया मोहम्मद के पास। लेकिन ना एज़ल एक मेरे साथ उसकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। एक वो ज़रा बच्ची थोड़ी सी ना है हमारी, कह लो मूडी कह लो, थोड़ा सड़ियल शक बच्चा कह लो। तो उन्हें सिर्फ अपनी मम्मा को जाना है, या दूसरा रीज खाला खाला। पहले पापा के पास जाती थी मेरे, तो अब भी पापा के पास कम जाती है, लेकिन उसको पारी करने की, उसको हाथ लगाने की इजाज़त ये कुछ लोगों के पास है। बस अपने पापा के पास भी जाती है। और कभी कभी आता है गुस्सा के भाई बच्चे सबके साथ होना चाहिए, लेकिन वो ना बस होता ज़्यादातर लोगों ना केस ही चलता रहता। लेकिन चलो मिशेल ने अच्छा फैसला किया वली को खड़ी खड़ी सुनाकर, और अरेश ने भी उसका साथ दिया। इनकी बॉन्ड एंडिंग भी अच्छी थी और इन दी एंड सारे रिश्ते भी मिल गए। यार ये क्या फ़जूल लगता है, तेरी वाली मेरी वाली, पता नहीं लड़के इतना फ़जूल कैसे बोल लेते हैं। लेकिन एंडिंग अच्छी थी, मज़ा है यार। अभी आपने ना ये इन मेल्स को आपस में बोलते हुए नहीं सुना, अल्लाह पाक से सुनवाए भी ना किसी को तो। लेकिन ना ये मेरे हिसाब से ये लोग इससे भी ज़्यादा गंदी वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो और कुछ तो ऐसी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं कि जो हमें पता भी नहीं होती कि ये क्या चीज़ चल रही है। तो ये भी हमारे मुआशरे की ना बिटर रियलिटी है। थैंक यू वेरी मच अलीज़ा फॉर योर लवली कमेंट। अब सार हैदर नावल अच्छा था, लेकिन निमरा की माँ कितनी ज़िद्दी औरत थी, सारी ज़िंदगी ज़िद में गुजारी, बच्चियों के बारे में भी नहीं सोचा कि इनके बाप को मोहब्बत भी ज़रूरत होगी। बस जड़ियाँ चूड़े दी अक्कड़ वालियाँ होंदियां ना, वो नहीं सोचती किसी का, बस अपना सोचती हैं। थैंक यू अब सार हैदर। शहजाद भट्टी गॉड ब्लेस यू, इतनी सनीजिंग है, बस नावल के एंड तक हो गई थी स्टार्ट, दुआ में याद रखी। थैंक यू मिसेस शहजाद भट्टी। अरे सही जन मरीद है, सही हुआ आपने, उन्हें तो जाना मरीदी दे विच रिकॉर्ड कायम करने से। थैंक यू शहजाद भट्टी। अच्छा वो मैंने आप लोगों को एक चैनल सब्सक्राइब करने का कहा था यार, लिंक भी शेयर किया हुआ कम्युनिटी पोस्ट में, जिन लोगों ने कर दिया उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने नहीं किया वो कर दियो, मेरी सज्जी रुकी हुई है भाई के साथ सब्सक्राइबर कंप्लीट करा के मैंने उसने वो किया हुआ है, बोला हुआ है सज्जी खिलाऊंगा, तो मैंने वो खानी है, मुझे खानी है वो, तो जल्दी से सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो आज, ताड़ी मेहरबानी। शहजाद भट्टी यार, आयशा के भी भाई अरबाज ने अपनी बहन के घर नहीं रखा,
वो भी दूसरों के दर पर रही और अपनी बेटी मिशेल के साथ भी ऐसा ही हुआ, भाई ने घर से ही नहीं रखा। यार मकाफात है, जो इंसान इधर करता है उसने इसी दुनिया में भुगतना है, बस अल्लाह पाक महफूज रखे, वो उसको दुनिया में भी जवाब मिलता, अगे जाके तो छित्तर जेड़े पैने सो पैने, वो लड़ा गल है। थैंक यू वेरी मच मिसिस शहजाद। म्यूज़िक लाइफ ज़बरदस्त नावल। एमा की सेल्फ ऑब्सेशन की वजह से क्या ही मिला। आइदौन का भी सेम ही हाल हुआ कि ईशा और हादी की नोक झोंक देख के उसको लगा कि उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। मैं आपको अपना बताऊं, मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, लेकिन अब आकर मैंने ये चीज़ समझने शुरू कर दी है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, बेशक आपको हर चीज़ मिले। बेशक ये होता है, इंसान को किसी ना किसी जगह पे आके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर एक जगह ऐसी आती है कि अल्लाह जी जो तुहाडे नज़दीक सही है ना वो हो जाए, जो भी मामला है। आपको पता है मुझे कुछ चाहिए हो ना तो शुरू में तो मैं सोचूं भी ना, तो वो जब रात बाबा की कॉल आए ना वो मुझे बताएंगे कि मैंने ये चीज़ ली है, और मैं बहुत खुश होती हूँ, शुक्र है कि भी करती हूँ कि अल्लाह का कि मैं ब्लेस्ड हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसका शुक्र अदा करना चाहिए हर टाइम इंसान को। बाकी एक नावल में थोड़ा सा एंड पे और होना चाहिए था कि ईशा या हादी की शादी के बाद क्या होता है, और एमा और आइदौन का भी पता चलता कि क्या बना। बाकी आप बेस्ट हैं, आपकी चॉइस भी बेस्ट है, आप तो ये नावल पढ़ती हैं, मुझे पसंद आते हैं। स्टे ब्लेस्ड योर एज। आमीन। थैंक यू वेरी मच मलिहा फॉर योर लव, थैंक यू वेरी मच। तनु आर्या, इतने टाइम के बाद एक लॉन्ग और न्यू नावल दिया आपने, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच तनु आर्या। आप भी बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आई हैं, या आप कमेंट नहीं करती या आप आती नहीं हैं, तो आया करें, रिस्पॉन्स दिया करें। बाकी यार पिछले दिनों मसरूफियत का मैंने आपको बताया ही था क्या आलम था। ज़ैनब साकिर ने दिल भेजे, थैंक यू ज़ैनब। और कौन है लीज़ा सईदा लीज़ा बिलाल। अमेजिंग नावल, बहुत अच्छा नावल था, बहुत मज़ा आया, मैंने दोबारा सुना है लेकिन बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि मैं एंडिंग भूल गई। लेकिन कुछ ऐसे नावल हैं जो मुझे याद हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें भी बार बार सुन लेती हूँ। कोई नहीं, होता है, चलता है दुनिया में, खुद जो पढ़ने का दिल करता है ना पढ़ लेती हूँ। ये आजकल तो मैंने पता नहीं नज़र लग गई किसी दिन मेरे को नावल नहीं पढ़े जा रहे, हालांकि 4-5 मेरे पास बिल्कुल न्यू पढ़े हुए हैं। तो बस यार सदाम नाम का हीरो अच्छा ही आ रहा है मार्केट में, मतलब सदाम साईं भी कमाल हीरो था, और ये वाला सदाम भी अच्छा था। इस टाइप के हीरो से हीरो वाली वाइब्स आती हैं। सदाम का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा यार, पूरा पक्का आशिक था ये तो, मतलब अमल ने इतना कुछ किया इसके साथ, लेकिन फिर भी इसने हमेशा सपोर्ट किया, जबकि अपनी फैमिली के लिए इतना पॉजेसिव भी था। स्टार्ट में तो मुझे ये स्थान पर तरस आ रहा था क्योंकि इसके साथ बहुत बुरा हुआ था। जाहिर है कि उसकी अपनी पूरी फैमिली को खोया था, लेकिन जब भी ये बेनकाबपोश बन के एंट्री देता था, मुझे शक हो रहा था कि ये ज़दान बिल्कुल ठीक है और सबको पागल बना रहा है। और ख़ास तौर पर जब ये हुर्मत से डबल मीनिंग बातें करता था और रोमांटिक होता था, मुझे बड़ा तरस आता था कि हुर्मत पर और यज़दान पर हंसी। अमल वैसे पुलिस ऑफिसर थी, लेकिन इसमें इतनी अक्ल समझ नहीं थी कि थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर लूँ और मुजरिम को ढूंढ लूँ, लेकिन नहीं थी। गलतफहमी की वजह से बिलावजह सदाम से बदला लिया। मुझे सदाम पर भी बड़ा तरस आता था जब ये उसे हर्ट करती थी, लेकिन वो जनमरीज मोहब्बत का मारा फिर माफ़ कर देता था कि फ़ौरन ऐसा ही एंडिंग पर किया। हमायूं बड़ा लानती था, खबीस इंसान, इसके लिए पैसा ही मैटर करता था। पहले एक बहन को मारा, फिर दूसरी की ज़िंदगी ख़राब करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुरे कामों का बुरा अंजाम ही होता है, ये तो है। एंडिंग अच्छी हो गई, सबके साथ इंसाफ हुआ, इसलिए एंडिंग कमाल थी। थैंक यू वेरी मच अलीज़ा फॉर योर लवली कमेंट। म्यूज़िक लाइव, पूरे नावल में हीरो हीरोइन लड़ते मरते रहे हैं, मतलब पेरेंट्स ने भी वही किया, बच्चों ने भी वही किया अपने अपने पार्टनर्स के साथ, और ये जी इफ़रा ने माफ़ कर दिया अपने फियांसी को। गुस्सा बहुत आया मुझे, मतलब वो रेड लाइट एरिया चला गया, किसी और से प्यार कर लिया। जी स्टे ब्लेस्ड, बस कुछ किया करें। थैंक यू म्यूज़िक लाइव। अच्छा बाकी ना कमेंट सेशन बड़ा लंबा हो गया, बाकी इंशाल्लाह अगले नावल के नाल कल, ठीक है। तो मैंने दे इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।